আচ্ছা, রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে, একবার দেখে নাও। यस मैम। अच्छा देखो, आज हम लोग यहाँ पर लेबर ही कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। लेबर तो काफी बड़ा है चैप्टर, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग लास्ट यहाँ पर 14 नंबर सम्स तक किए थे, ठीक है। जो भी कंसेप्ट सीखा है उसी कंसेप्ट पे जो भी क्वेश्चन होगा देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे देखो, ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ये वाले पीडीएफ से क्वेश्चन नंबर 15 ये वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है यहाँ पर। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर्क आउट द अर्निंग फॉर द वीक ऑफ ए वर्कर अंडर 3 मेथड से करने के लिए बोला है। एक मिनट। हाँ, ठीक है। अच्छा देखो, बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर्कआउट द अर्निंग। अर्निंग बोल रहा है फॉर द वीक ऑफ ए वर्कर, एक वर्कर का एक हफ्ते का अर्निंग हमें पूछ रहा है। कैसे निकालना है? 3 मेथड दे रखा है। स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, मतलब सीधा सीधा अगर सिर्फ पीस रेट के हिसाब से पे करेंगे तो कितना होगा। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, और डिफरेंशियल कैसे है वो यहाँ पर बता दिया है। हाल से प्रीमियम सिस्टम, रोवन सिस्टम, ठीक है। ये 4 मेथड से हमें एक वर्कर का वीक का अर्निंग कैलकुलेट करना है। वीक का अर्निंग, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है कि वीकली कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या क्या बोला है। फर्स्ट यहाँ पर बोला है नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक। 1 वीक में 48 आवर्स जो है काम होता है, ठीक है। वेजेस पर आवर, 1 घंटे काम करने पे वेजेस दिया जाता है 3.75। नॉर्मल टाइम पर पीस 20 मिनट्स, मतलब एक पीस बनाने में 20 मिनट लगता है। नॉर्मल आउटपुट पर वीक 120 पीस, और एक्चुअल आउटपुट फॉर द वीक 150 पीस। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स है, जो भी दिया हुआ है, हमें जो भी कैलकुलेट करना है अर्निंग, चाहे कोई भी मेथड से हो, मेथड ए बी सी या डी, हमें वीकली बेसिस पे कैलकुलेट करना है। वीकली कितना मिलेगा, ठीक है। और यहाँ डिफरेंशियल पीस रेट दिया है 80% ऑफ द पीस रेट व्हेन आउटपुट इज बिलो स्टैंडर्ड एंड 120% अबव स्टैंडर्ड। तो पहला बात है कि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेट पीस रेट का मतलब क्या होगा, कैसे करके हम लोग पे करेंगे। स्ट्रेट पीस रेट का मतलब हो जाएगा इस तरह से, ये देखो यहाँ पर नंबर ऑफ पीस या यूनिट, नंबर ऑफ पीस या यूनिट, ठीक है, एक्चुअली प्रोड्यूस, जितना एक्चुअली हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है, मतलब वर्कर ने, ठीक है, जितना प्रोड्यूस किया है, इनटू क्या हो जाना चाहिए, पीस रेट बोला है तो इनटू पीस रेट। अच्छा, पीस रेट का मतलब क्या होता है? पीस रेट का मतलब होता है कि रुपीस पर पीस, ठीक है। एक पीस के लिए कितना पेमेंट होता है, तो पहले हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो पता है नंबर ऑफ पीस और यूनिट एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, एक्चुअली तो 150 पीसेस बना है एक वीक में, ठीक है। और एक पीस बनाने का कितना पेमेंट होता है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें नहीं दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि 1 घंटे काम करने से कितना पेमेंट मिलता है, मतलब आवरली वेज रेट बता रखा है, पीस रेट नहीं बता रखा है। तो हम लोग को पीस रेट कैलकुलेट खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट होगा, देखो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। देखो, 48 आवर्स एक वीक में काम हुआ है, ठीक है। 48 आवर्स काम हुआ है, 48 आवर्स में कितना यूनिट बन सकता है? 120 पीसेस बन सकता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमें गिवन है कि एक वीक में 48 आवर्स काम करना पड़ेगा और एक वीक में 120 पीसेस बन सकता है, ठीक है। तो 48 आवर्स में अगर 120 पीसेस बन सकता है तो 1 आवर में कितना बनेगा, ये हमें कैलकुलेट करना चाहिए। गुड इवनिंग स्नेहाशीष। गुड इवनिंग मैम।
अच्छा देखो, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर अगर 48 एक वीक में 48 आवर्स काम हुआ है और स्टैंडर्ड ये बता रहा है कि एक वीक में 120 पीस बन सकता है, मतलब इसको हम लोग कंबाइनली बोल सकते हैं कि 48 आवर्स में 120 पीस बन सकता है। तो उस हिसाब से एक पीस बनने में कितना टाइम लगेगा ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो, इन 48 आवर्स 120 पीसेस can be produced, ठीक है। then therefore in 1 hour, 1 hour एक घंटे में कितना पीसेस बनेगा? कम बनेगा। 120 डिवाइडेड बाय 48 पीसेस कैन बी प्रोड्यूस्ड, यानी कितना हो जाएगा? गुड इवनिंग पंकज। गुड इवनिंग। अच्छा तो एक बार डिवाइड करते चलो, 120, ठीक है, 120 डिवाइडेड बाय 48, ठीक है, तो 2.5 पीसेस, 2.5 पीसेस पर आवर हो गया, ठीक है। ये क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि क्वेश्चन हमें क्या बोला था, देखो क्वेश्चन में हमें बोला था कि स्ट्रेट पीस रेट से वेजेस दो। अगर स्ट्रेट पीस रेट से हम लोग वेजेस देना चाहते हैं तो हमें ये भी तो पता करना पड़ेगा कि पीस रेट कितना है। प्रोडक्शन तो पता चल गया, 150 पीसेस बनाया है, 150 पीसेस के लिए पेमेंट करेंगे, लेकिन पीस रेट क्या है वो हमें डायरेक्टली नहीं दे रखा है, लेकिन ये बता रखा है कि 48 आवर्स में 120 पीसेस बन सकता है। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि स्टैंडर्ड बता रखा है कि एक वीक में 48 आवर्स काम होता है और 48 आवर्स में 120 पीसेस बन सकता है, ये हमें स्टैंडर्ड बता रखा है। तो इससे हम लोग स्टैंडर्ड पीसेस जो है प्रोडक्शन निकाल सकते हैं कि स्टैंडर्ड आउटपुट है 2.5 पीसेस पर आवर, ठीक है, इतना पीसेस पर आवर। अब एक घंटे का पेमेंट क्या है? देखो, एक घंटे के लिए पेमेंट किया जाता है 3.75 रुपीज, ठीक है। तो हम लोग ये इंक्लूड करके, मतलब दोनों को कंबाइनली बोल सकते हैं कि ऐसे देखो, फॉर 1 आवर वेजेस इज ₹3.75, ठीक है। देन हम लोग ये बोल सकते हैं कि फॉर 2.5 पीसेस, ठीक है, इसको अगर तुम लोग पॉइंट में नहीं करना चाहते हो तो मत करो, क्योंकि 2.5 पीस तो कुछ होता नहीं है, 2 पीस और आधा, इसको अगर ऐसे भी रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि पॉइंट के बाद देखो डायरेक्ट 5 आ रहा है, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा है, तभी हम ऐसा लिख रहे हैं। अदरवाइज तुम लोग ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो, 120 डिवाइडेड बाई 48। तो देखो, फॉर 2.5 पीसेस वेजेस कितना हो जाएगा? 3.75 ही होगा। क्यों? दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हुआ, एक घंटे काम करने पे 3.75 रुपए दिया जाता है, ठीक है, और एक घंटे में कितना पीस बन सकता है? 2.5 पीस बन सकता है। ये सब क्या है? स्टैंडर्ड है। क्यों स्टैंडर्ड है? क्वेश्चन बता रखा है ना, देखो वेजेस स्टैंडर्ड ये है, हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इतना है, ठीक है, 48 आवर्स में 120। कैसे पता चला? 48 आवर्स वीकली टाइम है, कितना मतलब वीकली कितना काम होता है। 120 पीसेस जो है वो क्या है? 120 पीसेस जो है ये नॉर्मल आउटपुट है, ठीक है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स और नॉर्मल आउटपुट दोनों को कंपेयर किया हम लोगों ने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हम लोग ये इंक्लूड कर सकते हैं कि 2.5 पीसेस बनाने में अगर हमें 3.75 रुपीज मिलेगा तो एक पीस बनाने पे कितना रुपए मिलेगा? वही तो हमें चाहिए था, जो डायरेक्टली नहीं दिखा दिया था, घुमा फिरा के दे रखा था, इसीलिए हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3.75 डिवाइडेड बाई 2.5 यानी कि 1.5, तो ₹1.5 पर पीस, ठीक है। मतलब एक पीस प्रोडक्शन करने का ₹1.5 1.5 मिलेगा, ठीक है। तो काफी मेहनत के बाद हमें लेकिन पीस रेट मिला। तो देखो, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहे, डायरेक्ट पीस रेट ना रहे, नॉर्मली ऐसे ही रहता है क्वेश्चन, ठीक है, तो हम लोग को पीस रेट कैलकुलेट खुद से करना पड़ेगा। पीस रेट तो निकल गया, अब हम लोग ए बी सी डी को सॉल्व कर सकते हैं। पहला, स्ट्रेट पीस रेट, ये देखो, स्ट्रेट पीस रेट, ठीक है। स्ट्रेट पीस रेट मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ है एक्चुअल, क्योंकि देखो हम लोग किस पे पीस रेट देंगे? जितना पीस वर्कर हमें रियल में प्रोड्यूस करके दिया है, ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन जितना हुआ है इनटू पीस रेट,
ठीक है। एक्चुअली प्रोडक्शन कितना हुआ है देख लेते हैं, उतना ही उसको पेमेंट मिलेगा 150 पीसेस। ठीक है, 150 पीसेस प्रोडक्शन किया है और पीस रेट है ये देखो 1.5 आया था, रुपीज 1.5 पर पीस। तो 150 इंटू 1.5 तो यहाँ पर आ जाता है ₹225। ठीक है, तो ये पहला आंसर आ गया। पहला आंसर पूछा था स्ट्रेट पीस रेट बता दो। नेक्स्ट हमें पूछ रहा है डिफरेंशियल पीस रेट। ठीक है, यानी इस पे आ जाएगा डिफरेंशियल पीस रेट, मतलब पीस रेट चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? अगर 80% ऑफ द पीस रेट व्हेन आउटपुट इज बिलो स्टैंडर्ड एंड 120% अबव स्टैंडर्ड, तो आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड है कि अबव स्टैंडर्ड, यहां से देख के बताओ। 120 पीसेस नॉर्मली प्रोडक्शन करना था एक वीक में, बट वर्कर ने एक वीक में 150 पीसेस बना दिया। तो तुम लोग ही मुझे बताओ कि 80% होना चाहिए या 120%? बोल रहा है 80% ऑफ द पीस रेट मिलेगा। आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड अगर होता है, अगर अबव स्टैंडर्ड होगा तो 120% मिलेगा। बोलो आउटपुट उसने क्या किया है, बिलो स्टैंडर्ड है कि अबव स्टैंडर्ड है? बताओ। বলো আউটপুট বিলো স্ট্যান্ডার্ড না অ্যাবভ স্ট্যান্ডার্ড? 120 পিসেস করার কথা ছিল, করেছে 150। बोलो आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड, ये तो देख के बताना है ना, इसमें क्या ये कुछ सवाल ही नहीं है बेसिकली। अगर पूछे तो आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड है कि अबव स्टैंडर्ड, ये तो कंपेयर करके नहीं बोल पाओगे। 120 पीस बनाना था, बनाया है 150 पीस, तो ज्यादा बनाया है, तो काम परफॉर्मेंस क्या है, बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है कि अबव स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है? बोलो। ऑब्वियसली अबव स्टैंडर्ड है। ठीक है, 120 पीसेस बनाना था, बनाया है 150 पीसेस, तो एक्चुअली उसका परफॉर्मेंस लेवल जो है वो अबव स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं परफॉर्मेंस जो है अबव स्टैंडर्ड है। अगर अबव स्टैंडर्ड है तो डिफरेंशियल पीस रेट पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर इज अबव स्टैंडर्ड। ठीक है, तो पीस रेट क्या हो जाएगा? पीस रेट हो जाएगा 120% ऑफ पीस रेट, मतलब जो पीस रेट है वो तो मिलेगा ही, और उससे उससे 120% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वेजेस कितना होगा? तो हम लोग को पहले चेक करना पड़ेगा कि एफिशिएंसी कितना है। ठीक है, एफिशिएंसी चेक करना पड़ता है, मेरी या फिर तुम लोग ये देखो और एक क्या था, एमरसन। ठीक है, तो उसमें भी हम लोगों ने एफिशिएंसी चेक किया था, तो यहाँ पर भी एफिशिएंसी चेक करेंगे। 120 आउट ऑफ 120 150 यूनिट बना लिया, तो एफिशिएंसी का परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करेंगे 150 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 125%, एफिशिएंसी 125% है। अब चेक कर लो, ऐसे भी चेक करके देख सकते हैं कि एवोब देखो स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 100%। ठीक है, तो एवोब स्टैंडर्ड तो है, वैसे भी यूनिट कंपेयर करके भी हम लोग बता सकते थे। तो वेजेस कितना मिलेगा? तो वेजेस हो जाएगा 150 पीसेस के लिए मिलना चाहिए। देखो, क्योंकि मेथड क्या बोल रखा है, मेथड बोल रखा है डिफरेंशियल पीस रेट, मतलब पीस रेट बेसिस पे ही मिलेगा। तो 150 पीसेस पे कितना मिलेगा? नॉर्मली कितना मिलना चाहिए था? अगर ऐसा कोई स्कीम नहीं होता तो 1.5 करके मिलता, लेकिन अभी 1.5 से भी ज्यादा मिलेगा। कितना ज्यादा मिलेगा? 120%। ठीक है, तो 1.5 का 120% मतलब कितना होता है? 120% मतलब ये देखो 120%। ठीक है, यानी 1.8 हो गया। 1.5 का 120% मतलब 1.8 हो गया। ठीक है, तो 1.8 करके मिल जाएगा। 1.8 इंटू 150, 270। ठीक है, तो 270 रुपीज, 270 जो है वेजेस मिलेगा। ये 1.5 का 120% मतलब क्या होता है? 1.5 तो मिलेगा और 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, उसको बोला जाता है 1.5 का 20%। ये देखो 1.5 पे अगर तुम लोग ऐसे करके लगाओगे 20%, तो भी तुम लोग का आंसर 1.8 ही आएगा। चेक करके देखो, 1.5 इंटू 20%। ठीक है, कितना आ गया?
0.3, 1.5 प्लस 0.3 यानी कि 1.8, इसको बोलते हैं 120%। मतलब 100% यानी जो मिल रहा है वो तो मिलेगा, और उसके साथ साथ और 20% मिलेगा। डायरेक्टली अगर करना चाहते हो तो 120% लगा दो। अब देखो दोनों चीज तुम लोग को पता होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन ऐसा बोलेगा हमें, ठीक है। तो 120% मतलब मोर देन 100%, कितना 20% एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये कर लो या फिर ये डायरेक्टली कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो 270 रुपीज हो जाएगा वेजेस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी का आंसर, जहां पर बोला था डिफरेंशियल पीस रेट से बताओ। नेक्स्ट बोला है हाल से और रोवन, ठीक है। तो पॉइंट सी और डी को एक साथ कर देते हैं कॉलम बना के, ठीक है। यहां पर कर देते हैं हाल से और यहां पर कर देते हैं रोवन। तो यहां पर हमें देखना पड़ता है कि टाइम सेव हुआ है कि नहीं, तो टाइम अलाउड चेक करेंगे। टाइम अलाउड चेक करेंगे। देखो टाइम अलाउड कितना है, चेक करो टाइम अलाउड कितना है। यहाँ पर 48 आवर्स दिया गया था कितना पीस बनाने के लिए, 120 पीस बनाने के लिए। तो इस स्टैंडर्ड से अगर चलते हैं तो 150 पीसेस बनाने से कितना टाइम लगना चाहिए था, वही स्टैंडर्ड टाइम होगा, क्योंकि वर्कर ने एफिशिएंसी दिखाया है। 120 पीसेस के जगह 150 पीसेस बना लिया है। तो अगर हमें ये कंपेयर करना है कि 150 पीसेस बनाते हुए उसने टाइम सेव किया कि नहीं किया, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि 150 पीसेस बनाने के लिए टाइम कितना लगना था और टाइम उसने कितना लिया, मतलब टाइम अलाउड कितना होना चाहिए था और टाइम टेकन कितना है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमें ये नहीं बताया है कि टाइम अलाउड कितना है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली बताया। कैसे? ये बता रखा है कि 120 पीस बनाने का 48 आवर्स लगेगा, क्योंकि नॉर्मल यही है, स्टैंडर्ड यही है, नॉर्मल आउटपुट पर वीक। एक वीक का 120 पीसेस बन जाता है एक वीक में, और एक वीक में 48 आवर्स काम होता है। तो इसका मतलब 120 पीस बनाने का अगर 48 आवर्स लगता है तो 150 पीस बनाने का कितना टाइम लगेगा, 48 बाई 120 इंटू 150, ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। ये हो जाएगा टाइम अलाउड। टाइम अलाउड हमें अलग से इसीलिए कैलकुलेट करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है तो छोटा सा क्वेश्चन, बट बहुत ज्यादा यहाँ पर दिमाग का हमें यूज करना पड़ेगा। डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थिंकिंग पावर ज्यादा लगाना पड़ेगा कि कैसे करके हम लोग कैलकुलेट करें। तो 48 आवर्स 120 का दे रखा था, बट हमें तो 120 के बेसिस पे कैलकुलेट करना है नहीं, क्योंकि एक्चुअली तो उसने 150 पीसेस का काम किया। अब इस पे टाइम सेव है कि नहीं वो कैलकुलेट करने का तो तरीका हमें ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा ना। गुड इवनिंग विश्वजीत। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, तो ये देखो यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। चलो फिर लिखते हैं यहाँ पर, देखो ये वाला हटा देते हैं, ये हटा देते हैं ये चीज। अब हम लोग लिख के देखते हैं। देखो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम अलाउड। टाइम अलाउड कितना है, तो टाइम अलाउड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो 48 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 150, जो अभी मैंने सिखाया। तो दोनों केसेस में टाइम अलाउड तो वैसा ही होगा, ठीक है, टाइम अलाउड तो दोनों केसेस में वैसा ही होगा। चलो चेक करते हैं कितना होगा। 48 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 150, 60 आवर्स, ठीक है। यहाँ पर हो गया टाइम अलाउड 60 आवर्स। अच्छा, अब कंपेयर करना पड़ेगा ना टाइम सेव है कि नहीं, उसके लिए टाइम टेकन देखेंगे तब तो टाइम सेव होगा। टाइम टेकन, ठीक है। टाइम टेकन क्या क्या है, टाइम टेकन कितना हुआ है वो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। देखो अच्छा, 150 पीस बनाने में कितना टाइम लिया गया है, 48 आवर्स। कैसे पता चला, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट फॉर द वीक, उस पर्टिकुलर वीक में 150 पीसेस बना लिया, और एक वीक में 48 आवर्स ही काम होता है, तो इसका मतलब एक्चुअली उसने 48 आवर्स में पूरा काम कर लिया है, ठीक है। 48 आवर्स में पूरा काम कर लिया है, तो 48 और 48 हो गया, ठीक है। अब टाइम सेव कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम सेव्ड हो जाएगा कैसे, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन करके, ठीक है। तो 60 था उधर, 68 माइनस 40 यानी 12, और 12 हो गया। 12 आवर्स जो है टाइम सेव हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, एक में बोनस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ पर बोनस रुपीज में ही कैलकुलेट, नहीं पहले नॉर्मल वेजेस करते हैं, तब बोनस कैलकुलेट करने में आसानी होता है। पहले नॉर्मल वेजेस, ठीक है, नॉर्मल वेजेस कैलकुलेट कर लेंगे। नॉर्मल वेजेस कैसे होगा, यहाँ पर देखो कितना टाइम काम किया है, 48 आवर्स
आवर्स काम किया है और पर आवर का वेजेस कितना है 3.75 यहाँ पर भी वही, क्योंकि सेम ही वर्कर के लिए हमें कैलकुलेट करने बोला है ना, लेकिन दो बार दो अलग अलग मेथड से। ठीक है, तो 48 इंटू 3.75, तो ये कितना हो गया 180। ठीक है, ₹180 और यहाँ पर भी ₹180। अब बोनस कैलकुलेट कर लो। ठीक है, बोनस कैलकुलेट करेंगे, ये कॉलम हालसे का था और ये वाला कॉलम जो है रो 1 का था। ठीक है, तो हालसे का क्या होता है, हालसे का होता है 50% ऑफ टाइम सेव्ड, 50% ऑफ 12 आवर इंटू हो जाता है वेज रेट यानी 3.75। ठीक है, और रो 1 का क्या होता है बोनस रेशियो, बोनस रेशियो मतलब टाइम बचा लिए कितना, आउट ऑफ कितना टाइम जो है गिवन था 60 आवर्स। ठीक है, इनटू नॉर्मल वेजेस यानी ₹180। ठीक है, अब ये हम इसीलिए डायरेक्टली लिख रहे हैं क्योंकि अब इतना हम मान ही सकते हैं कि तुम लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, और घर पे अगर नहीं भी करते हो तो हम तो इतना सारा क्वेश्चन करवाते हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 50% ऑफ 12 आवर मतलब 6 हो गया, 3.75 इंटू 6, 3.75 इंटू 6, तो ये आ गया 22.5, तो 22.5। ठीक है, रुपीज, और यहाँ पर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 180, तो ये हो गया 36 हो गया। तो टोटल वेजेस क्या हो जाएगा, बोनस प्लस नॉर्मल वेजेस, तो 180 प्लस 22.5 और यहाँ पर हो जाएगा 180 प्लस 36। ठीक है, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 8 प्लस 3 11 और 2। गुड इवनिंग शुभजीत। गुड इवनिंग मैम। 2.5 हाँ 200 2.5। ठीक है, 200 2.5 हो गया टोटल वेजेस। अच्छा, अब इसमें इस क्वेश्चन में कहाँ चला गया मेरा क्वेश्चन, ये देखो इस क्वेश्चन में सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है जिन लोग का छूट गया एक बार देख लो, क्योंकि सभी बाद में आज एंट्री हुआ है तो इस वजह से हो सकता है कि सबका आधा आधा हुआ है, तो क्लास शेयर कर देंगे। तो 15 नंबर से स्टार्ट किया था क्लास, तो 15 नंबर ही पहला क्वेश्चन था, तो ये तुम लोग एक बार जरूर देख लो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, ऐसा क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में भी किए थे, तो तुम लोग मुझे बताते जाओ कि कैसे करके सॉल्व होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, टू वर्कमैन विष्णु एंड शिवा प्रोड्यूसेस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल, दोनों एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और एक ही तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं। देयर नॉर्मल वेज रेट इज आल्सो सेम, दोनों का वेज रेट भी सेम है। विष्णु इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रोवन सिस्टम, विष्णु को बोनस दिया जाएगा रोवन सिस्टम में, जबकि शिवा को बोनस दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू हालसे सिस्टम। द टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट इज 100 आवर्स, तो जो फिनिश गुड्स ये लोग बनाना चाहते हैं उसके लिए टाइम अलाउड है 100 आवर्स। ठीक है, विष्णु ने लिया है 60 आवर्स और शिवा ने लिया है 80 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोडक्ट, मतलब दोनों को ही बोनस मिलेगा। क्यों, दोनों ने ही टाइम बचा लिया है। ठीक है, दोनों ने ही टाइम बचा लिया है, इसलिए दोनों को ही बोनस मिलना चाहिए। एक का टाइम तो 40, इसका कंपेयर करो 40, इसका कंपेयर करो 20। ठीक है, तो इतना इतना टाइम सेव हुआ है, तो दोनों को ही बोनस मिलेगा। द फैक्ट्री ओवरहेड रेट है 10 पर मैन आवर एक्चुअली वर्कड, मतलब एक घंटे में एक पर्सन जितना टाइम काम करता है उसके बेसिस पे मतलब उस हर एक घंटे के लिए 10 रुपए करके ओवरहेड मिलेगा। द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर विष्णु इज 7280 एंड फॉर शिवा इज 7600। फैक्ट्री कॉस्ट ये बता दिया है, और फैक्ट्री कॉस्ट कैसे होता है, मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कुछ है, यानी कि ये सब मिला के प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट में अगर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, जो कि यहाँ पर 10 रुपीज पर मैन वर्कड बोल दिया है, एक्चुअली वर्क, ये करने से आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। तो लगभग पिछले दिन जैसा सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिटेल्स जो है थोड़ा सा अलग है। तो देखो सॉल्व करके कैसे होगा। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर बोला है कि फाइंड द नॉर्मल वेज रेट, ये नहीं गिवन है तो हमें नॉर्मल वेज रेट कैलकुलेट करने बोला है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोला है और स्टेटमेंट प्रिपेयर करने बोला है कंपेयर करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर लिखते हैं लेट द
नॉर्मल वेज रेट इज ₹X पर आवर। तो क्या इसी को X लेना जरूरी है? ये मैंने लास्ट क्लास भी बोला था, नहीं तुम लोग इसको X के जगह Y मान लो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटेरियल कॉस्ट इज ₹Y, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, तो थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन भी किया था। देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं विष्णु, जिनको रो 1 में मिलेगा, और शिवा, जिनको हालसे में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहले लिखेंगे टाइम अलाउड। दोनों को टाइम दिया गया था 100 आवर्स, है ना। देखो क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, दोनों को टाइम दिया गया था प्रोडक्ट बनाने के लिए 100 आवर, ठीक है। अच्छा, टाइम टेकन, तो दोनों का अलग अलग टाइम टेकन है। एक जन का है 60 आवर और एक जन का है 80 था कि 40, एक जन का है 80 आवर्स, ठीक है। 80 आवर्स हम सही लिख रहे हैं तो नाम के हिसाब से शिवा टेकन 80 आवर्स। हाँ, टाइम सेव्ड, तो सेव्ड मतलब ये दोनों का डिफरेंस 40 आवर और यहाँ पर हो गया 20 आवर। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो 1 - 2, ठीक है। अच्छा, इतना टाइम सेव हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल वेजेस, ठीक है। नॉर्मल वेजेस कितना हो जाएगा? जितना टाइम लिया जाता है, टाइम टेकन इनटू वेज रेट होता है, जो कि ₹X करके है, तो 60 × X यानी 60X, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 80 × X यानी कि 80X, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बोनस, ठीक है। तो बोनस डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। बोनस कैसे कैलकुलेट होगा? जो रो 1 है, ये पहला वाला रो 1 है, रो 1 में क्या होता है? बोनस रेशियो। बोनस रेशियो मतलब टाइम सेव्ड किया आउट ऑफ कितना? ऑब्वियसली 100 आवर्स में 40 आवर्स बचा लिया, तभी तो 60 आवर्स में काम कंप्लीट किया, इनटू नॉर्मल वेजेस यानी कि 60X। ये कैलकुलेट करने से बोनस आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50% ऑफ टाइम सेव्ड यानी कि 20 आवर्स इनटू वेज रेट होता है, जो कि है ₹X पर आवर, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि कितना आ रहा है। यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये हो गया 24X, ठीक है। और यहाँ पर 50% ऑफ 20 यानी 10, 10 × X यानी 10X, ₹10X, ठीक है। दोनों ही बोनस है तो रुपीज में होगा, तो यहाँ पर अलग से रुपीज नहीं लिख रहे हैं, ये रुपीज में आ गया आंसर, ठीक है। अब टोटल वेजेस कैलकुलेट करेंगे। देखो टोटल अर्निंग या टोटल वेजेस, टोटल वेजेस कितना होगा? टोटल वेजेस का मतलब हो जाएगा जितना नॉर्मल वेजेस है, मतलब 4th नंबर पॉइंट प्लस 5th नंबर, क्योंकि टोटल का मतलब नॉर्मल और बोनस या फिर ओवर टाइम जो भी मिलेगा सारा मिला के, तो 60 + 24 यानी हो गया 84X, और यहाँ पर 10X और 80X यानी कि 90X, ठीक है। ये टोटल वेजेस हो गया। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है फैक्ट्री कॉस्ट। देखो अब क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फैक्ट्री कॉस्ट इसका कितना है? फैक्ट्री कॉस्ट है 7280 और यहाँ पर है 7600, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट इतना इतना है। अब हम लोग को पता है कि फैक्ट्री कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, वी नो, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट मेटेरियल, दोनों के केस में मैंने मान रखा है डायरेक्ट मटेरियल है Y, यहाँ पर भी Y, प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो कि अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ रहा है टोटल ये 84X और 90X, 84X और 90X, ये दोनों, और डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं, ये दोनों मिलाएंगे तो आ जाता है प्राइम कॉस्ट। और इसको कैसे लिखा जाता है? Y + 84X, Y + 90X, ठीक है। प्राइम कॉस्ट हो गया।
अब यहाँ पर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, और कितना ऐड करना है ये हमें गिवन था। देखो ये हमें बोला था कि 1 घंटा काम करने से 10 रुपीज फैक्ट्री ओवरहेड होगा, और एक एक वर्कर ने कितने टाइम काम किया, इसने किया 60 आवर्स और इसने किया 80 आवर्स। ठीक है, तो 60 इंटू यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ कितना करके हो जाएगा 10, तो 60 इंटू 10, और पहले वाले का 60 था और दूसरे वाले का 80 था, 80 इंटू 10, तो यहाँ पर हो जाएगा, टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 600 और ये हो गया 800। अब फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा y प्लस 84x प्लस 600, y प्लस 90x प्लस 800। ठीक है, अच्छा अब ये हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू हमें पता है, फैक्ट्री कॉस्ट का वैल्यू हमारे पास गिवन था, और गिवन कितना है क्वेश्चन में, ये है 7280 रुपीज 7280, और ये है 7600। ठीक है, तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन के हिसाब से और कैलकुलेट कर लेते हैं। y प्लस 84x इक्वल क्या हो जाएगा, 7280 माइनस 600। ठीक है, ये पहला इक्वेशन, तो ये वैल्यू हो जाएगा 086680। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर देख लेते हैं, y प्लस 90x इक्वल टू 7600 माइनस 800। 6800। ठीक है, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, y प्लस 84x इक्वल टू 6680। ठीक है, 1 माइनस 2 कर लेते हैं, और y प्लस 90x इक्वल टू 6800, तो 1 माइनस 2 मतलब दिस वन माइनस दिस वन, तो ऐसे लिख के हम करते हैं। तुम लोग कोई और मेथड से करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये जल्दी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 4 और ये हो गया 1, 14x, मैम x इक्वल टू 20। x इक्वल टू 20। हाँ, ये मैंने गलत लिखा ना, 90 माइनस माइनस 90, 84 माइनस 90 है, मैंने शायद गलत लिखा है, 6 होगा। हाँ, मैंने 14 लिख दिया, चलो 6 होगा, माइनस 6x इक्वल टू माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, 800 है और इधर है 680। अच्छा 120, देयरफॉर x इक्वल टू 120 बाई 60 यानी कि 20। ठीक है, x इक्वल टू 20, ये क्या आ गया, x हम लोगों ने क्या माना था, वेज रेट। ठीक है, वेज रेट आ गया। अब y भी कैलकुलेट कर लो, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके। हम उतना लिख नहीं रहे, तुम लोग जब एग्जाम में लिखोगे तो थोड़ा प्रेजेंटेशन के साथ लिख देना कि पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। ठीक है, y इक्वल टू 5000। हाँ 5000, 5000। ठीक है, तो y का वैल्यू निकाल लेते, कोई भी इक्वेशन इसमें पुट कर लेते, ये दिख रहा है मुझे, तो 6800 माइनस 90 इंटू 20। ठीक है, तो 6800 माइनस 1800, तो यहाँ पर हो गया 5000। ठीक है, तो ये हो गया मेटेरियल का कॉस्ट, ये हो गया हम लोगों का लेबर का वेज रेट। अब हमें बोला था कंपेयर स्टेटमेंट बनाओ, ये देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटेरियल फाइंड आउट हो गया, ये हो गया पॉइंट बी का आंसर। तुम लोग थोड़ा सा प्रेजेंटेशन सही कर लेना। ठीक है, और प्रिपेयर ए स्टेटमेंट कंपेयरिंग द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज मेड बाय द टू वर्कमैन। ठीक है, हमें कंपेयर करके बताना पड़ेगा, तो कैसे बताएंगे, ये देखो यहाँ पर लिख देते हैं विष्णु जिनका रोवन सिस्टम में था, यहाँ पर लिख देते हैं हेल्थ से जिनका सॉरी शिवा जिनका हेल्थ से सिस्टम में था। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, विष्णु और यहाँ पर शिवा। तो डायरेक्ट मटेरियल कंपेयर करके बताने बोला है, तो कंपेयर करके बता देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल का वैल्यू हो गया 5000, डायरेक्ट लेबर। ठीक है, डायरेक्ट लेबर को यहाँ पर अलग से दिखा देते हैं, नॉर्मल वेजेस और बोनस। ठीक है, दोनों को मिला के टोटल कर देंगे। देखो नॉर्मल वेजेस और बोनस, नॉर्मल वेजेस था 60x और 80x। ठीक है, 60x और 80x। अच्छा, इसको यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 60 इंटू 500। टोटल कितना हो जाएगा, 16 टू 20 हो जाएगा 1200, और 18 टू 20 1680। मैंने 80 ठीक लिखा नहीं, ये गलत, यहाँ पर बोनस में नहीं होगा, ये इस लेबर का हो जाएगा 18 टू
20, हाँ ऐसे लिखना पड़ेगा। ये देखो मैम मैम हाँ हाँ बोलो बोलो। 84 होगा। 84 था क्या? नहीं वो तो टोटल था, हम इंडिविजुअली लिख रहे हैं। 60x 80x फिर 24x और 10x लिखेंगे, समझ रहे हो? हम ये इंडिविजुअली पहले नॉर्मल वेजेस लिख रहे हैं 60x और 80x, फिर बोनस लिखेंगे, ठीक है? ये देखो नॉर्मल वेजेस यहाँ पर दिख रहा है 60x 80x, बोनस है 24x और 10x, फिर दोनों मिला के उतना हो रहा है 24x और 10x। पूरा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, कंपेयर स्टेटमेंट बोला था तो 24 इंटू 20, ठीक है? 24 इंटू 20 और यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 20। अच्छा अब ये टोटल हो जाएगा, ये टोटल कर लेते हैं। फिर यहाँ पर कितना आ रहा है 1200 और यहाँ पर कितना आ रहा है 480, ठीक है? तो टोटल 5000 प्लस 1200 प्लस 480, तो ये आ रहा है 6680, ठीक है? 6680 ये आ गया प्राइम कॉस्ट, ठीक है? और यहाँ पर देखो 1600 और यहाँ पर आ गया 200, तो 5000 प्लस ये हो जाएगा 1800, तो यहाँ पर हो गया 6800, ठीक है? ये मैंने इंडिविजुअली लिखा, नॉर्मल वेजेस फिर बोनस, फिर यहाँ पर ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, जितना टाइम काम हुआ है 10 रुपीज करके एट द रेट ऑफ 10, तो 60 इंटू 10 और ये हो जाएगा 80 इंटू 10, मतलब यहाँ पर हो जाता है 600 और यहाँ पर हो जाता है 800, ठीक है? ऑलरेडी हम लोग का किया हुआ है बट प्रेजेंटेशन करने बोला है इसीलिए हम लोग कर रहे हैं 800, तो 7600 और ये ऐड कर लो 6680 प्लस 600, तो ये हो जाएगा 7280। नाउ चेक करते हैं सही हुआ कि नहीं। 7280 7600, ठीक है? मतलब जितना इलेबोरेटली हम लोग दिखा सकते हैं वैसे दिखा दिया कि नॉर्मल वेजेस कितना था, ये कितना था, ठीक है? ऐसे अलग अलग प्रेजेंट करके दिखा दिया। कंपेरेटिव स्टेटमेंट बोला था ना, तो कंपेयर करेंगे तो हर एक जगह पे दिखाएंगे। देखो मेटेरियल पे दोनों का इक्वल है, नॉर्मल वेजेस दोनों का अलग अलग है, बोनस अलग अलग है, दिख रहा है ना, मतलब कंपेयर हो रहा है, इसलिए प्राइम कॉस्ट भी अलग आ गया टोटल होने के बाद। फैक्ट्री ओवरहेड भी अलग अलग है और टोटल जो है वो भी अलग आ रहा है फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है? तो ये कंपेयर करके हम लोगों ने दिखा दिया। अच्छा फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो, ये भी थोड़ा मैथमेटिकल टाइप है, ठीक है? लेकिन है तो करवा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20, मतलब तुम लोग को लगेगा कि हम मैथ करवा रहे हैं, लेकिन मैथ नहीं करवा रहे है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर करना तो पड़ेगा ना, इसीलिए देखो। इन ए फैक्ट्री बोनस टू वर्कमैन इज पेड अकॉर्डिंग टू रो 1 प्लान, मतलब कोई एक फैक्ट्री में बोनस दिया जाता है और जो प्लान फॉलो किया जाता है दैट इज रो 1। टाइम अलॉटेड फॉर ए जॉब इज 40 आवर्स, टाइम दिया गया है कोई एक काम को परफॉर्म करने के लिए 40 आवर्स, एंड द नॉर्मल वेज रेट इज 1.25 पर आवर, और नॉर्मली 1.25 पर आवर बेसिस पे पेमेंट भी होता है। फैक्ट्री ओवरहेड चार्जेस आर 50 पैसे पर आवर फॉर द आवर्स टेकन। फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया जाएगा 0.50, 50 पैसा, ठीक है, पर आवर बेसिस पे फॉर आवर्स टेकन। जितना टाइम काम होगा हर एक घंटे के लिए 50 पैसा करके फैक्ट्री ओवरहेड दिया जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ ए वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूटेड बाय ए वर्कर इज 161.875, ठीक है? फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब अभी अभी देखा, डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब मिला के होता है प्राइम कॉस्ट। इसके बाद ये सारी चीजों को तो फैक्ट्री में ही भेजना पड़ता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होके होता है फैक्ट्री कॉस्ट। अभी अभी किया ना, तो ये फैक्ट्री कॉस्ट जो है एक वर्कर का इतना आया, ठीक है? अच्छा मतलब कोई एक काम जो एक वर्कर परफॉर्म कर रहा था वर्क ऑर्डर के हिसाब से, जब वो परफॉर्मेंस इतना तक पहुंचा तो फैक्ट्री कॉस्ट इतना आया। द कॉस्ट ऑफ मेटेरियल इन ईच केस इज 100, ठीक है? कॉस्ट ऑफ मेटेरियल जो है वो 100 रुपीज है, मतलब ये हमें पता है 100 रुपीज है। और यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड भी हमें पता है 50 पैसा, एट द रेट ऑफ 50 पैसा, जितने टाइम काम किया है उसने उसके हिसाब से। और यहाँ पर बोल रहा है कैलकुलेट द आवर्स ऑफ टाइम
टेकन बाय द वर्कमैन। देखो 50 पैसा भी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है उस वर्कर ने कितने टाइम में वो काम पूरा किया। उसको 40 घंटा दिया गया था, बट 40 घंटे से ज्यादा लिया या कम लिया वो हमें नहीं पता। हम लोग को इसीलिए कैलकुलेट करने बोला है आवर ऑफ टाइम टेकन बाय द वर्कमैन टू कंप्लीट द वर्क ऑर्डर। वो वर्क ऑर्डर को कितने टाइम में कंप्लीट किया होगा जिसके बाद ये फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आया। ठीक है, मेटेरियल कॉस्ट हमें बता दिया है। तो यहाँ पर हम पहले ही बोलते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स रहेगा, तो तुम लोग थोड़ा ध्यान दो। ऐसे मत सोचो कि मतलब पूरा मैथ्स हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन बन जाएगा एक्चुअली जैसे ये बना, लेकिन ये फिर भी ठीक है। थोड़ा सा ये वाला टफ लग सकता है, टफ क्वेश्चन वाइज नहीं, सॉल्व के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा पहला चीज कि कितना टाइम लिया है वर्कर ने इस काम को कंप्लीट करने के लिए। हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं, लेट टी आवर। ठीक है, टी आवर मतलब टाइम को मैंने टी से डिनोट कर दिया, तुम लोग एक्स आवर भी ले सकते हो। ठीक है, अगर चाहो तो एक्स आवर भी ले सकते हो। तो टी आवर बी टाइम टेकन बाय द वर्कर। ठीक है, वर्कर ने टी टाइम लिया है ऐसे मान लेते हैं। अब इसका टोटल वेजेस कितना हो सकता है? क्यों टोटल वेजेस निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास तो एक ही चीज गिवन है, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, और फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब देखो हम इस पेज में लिख के दिखाते हैं। हमारे पास अवेलेबल चीज क्या है? हमारे पास अवेलेबल है फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। देखो फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, और प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब, प्राइम कॉस्ट का मतलब हो जाता है डायरेक्ट मेटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। बाकी इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड ये हमारे पास गिवन है ऐसे करके। फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास गिवन है, तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? 161.875। ठीक है, डायरेक्ट मेटेरियल भी हम लोग के पास गिवन है 100 रुपीज, 100 रुपीज। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट एक्सपेंस इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया हुआ है। और फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे। देखो तो इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे किसको? टी को, क्योंकि हमें टी ही तो कैलकुलेट करना है। टी का मतलब वर्कर ने कितना टाइम लिया काम को कंप्लीट करने के लिए। तो डायरेक्ट लेबर के लिए हमें टोटल वेजेस का पता होना चाहिए। टोटल वेजेस मतलब क्या हो सकता है? टोटल वेजेस मतलब हो जाएगा नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, क्योंकि बोला गया है ना कि वर्कर को बोनस भी मिलेगा। तो एक वर्कर को क्या मिल सकता है? उसका नॉर्मल पेमेंट जो उसे मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई बोनस है, ओवर टाइम है, अलाउंस है, वो सब मिलता है। यहाँ पर बोनस बोला है, ठीक है, और बोनस का प्लान बोला है रो 1 प्लान। ठीक है, और पेमेंट कैसे होता है? देखो नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस है 1.25 पर आवर बेसिस पे। तो मुझे बोलो नॉर्मल कितना पैसा उसे मिलेगा? नॉर्मल वेजेस कितना हो जाएगा अगर वेज रेट है 1.25 पर आवर? ये तो क्वेश्चन ही बता रहा है ना, हम तो नहीं बोल रहे, क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो बताओ नॉर्मल वेजेस कितना होगा? 1.25 टी। हाँ, तो t इंटू 1.25। ठीक है, बोनस, बोनस का क्या है पैटर्न? रो 1 है। ठीक है, बोनस का कौन सा पैटर्न है? रो 1 है। तो रो 1 के हिसाब से कैसे मिलता है? टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड। ठीक है, तो ये काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम दिया गया था? 40 आवर्स। ठीक है, वो तो हमें पता है। तो 40 आवर्स में हम लोगों ने कितना टाइम लिया कैसे पता चलेगा? अब बोनस मिला है मतलब टाइम बचाया है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि इनको बोनस मिला है तो टाइम बचाया है। टाइम कितना बचेगा कैसे कैलकुलेट करोगे? 40 माइनस टी। 40 माइनस टी, क्योंकि टाइम अलाउड माइनस टाइम सेव्ड, ये हो गया बोनस रेशियो। इनटू क्या होता है? नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल वेजेस क्या था? टी इंटू 1.25। ठीक है, टी इंटू 1.25। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व का मतलब कुछ नहीं, ये देखो मल्टीप्लाई है तो 1.25 टी, ठीक है, प्लस यहाँ पर 1.25 डिवाइडेड बाय 40 कर लेते हैं तो ये आ गया इतना। ठीक है, इतना आ रहा है 0.03125। इसको इससे डिवाइड कर लिया मैंने तो 40 माइनस टी, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पर t इंटू
0.03125। ये कैसे कैलकुलेट किया है, ये देखो, ये जैसा था वैसा रख दिया, ये जैसा था वैसा रख दिया, ये डिवाइडेड बाय ये करने पे इतना आ गया, तो मैंने इतना लिख लिया। ठीक है, हम धीरे धीरे ही बता रहे हैं, तुम लोग जस्ट देखो। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ जगह है, एक लाइन तो बन ही जाएगा, यहाँ पर बना लेते चलो, क्योंकि पीछे मैंने लिख दिया ना, नहीं तो पीछे भी कर सकते थे। 1.25t प्लस, अब ये 40 के साथ, अब ये क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक बार, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक बार मल्टीप्लाई करने के पहले थोड़ा सा और एक लाइन लिख लेते हैं ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इंटू टी, मतलब 0.03125 टी। ठीक है, ये बन गया। अब मल्टीप्लाई करो 1.25 टी प्लस 40 इंटू ये, तो ये लिखा हुआ ही है मेरे पास यहाँ पर इंटू 40, तो देखो सिंपल हो गया, 1.25 टी आ गया। ठीक है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दिस वन इंटू दिस वन। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस है, प्लस माइनस में माइनस, 0.03125 टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पर मैथमेटिक्स थोड़ा आ जाएगा, स्क्वायर आ गया ना, इसी वजह से। अगर स्क्वायर नहीं आता तो फिर सिंपल सिंपल ये कैलकुलेशन हो जाता। ठीक है, फिर भी देखते हैं 1.25 और 1.25, तो ऐड करो 1.25, दो बार ऐड करने से 2.5 टी माइनस 0.03125 टी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का बन गया क्या, टोटल वेजेस, मतलब डायरेक्ट लेबर का वैल्यू इतना बन गया। ठीक है, अब हम लोग ये लिख लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट लेबर का, देखो कितना आया 2.5 टी। ठीक है, माइनस 0.03125 टी स्क्वायर, 0.03125 टी स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो लिखने का जरूरत नहीं है, इसको चाहो तो तुम लोग हटा भी सकते हो, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बोला था। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे दिया जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया जाता है 50 पैसा पर आवर टेकन के हिसाब से। तो आवर टेकन कितना है बोलो, 50 पैसे के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड दे देंगे। आवर टेकन कितना है, कितना टाइम लिया है काम को कंप्लीट करने के लिए, बोलो बोलो कितना टाइम लिया है काम को कंप्लीट करने के लिए। वो तो नहीं पता, वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना माने टी, तो यहाँ पर टी लिखेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करना पड़ेगा, ये 100 इधर लेके आ जाते हैं, 161.875 माइनस 100। ठीक है, अच्छा 2.5 टी बचा माइनस 0.03125 टी स्क्वायर प्लस 0.50 टी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से 100 माइनस करोगे तो 61.875 आ गया। अब ये 2.5 टी और 0.5, 2.5 प्लस 0.5 देखो कितना आता है, 3 आ गया। ठीक है, 3 टी माइनस 0.03125 टी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये इधर लेके आ जाते हैं, पहले स्क्वायर रहता है, लाइन बाय लाइन होता है ना, पहले स्क्वायर फिर 1, तो माइनस 3t प्लस 61.875 इक्वल टू 0। अब ऐसा अगर रहे तो तुम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ सकता है, जिन लोगों का मैथ कभी था या फिर जिन्होंने फाउंडेशन किया है उनको पता होगा, ऐसा एक फॉर्मूला होता है मैथ्स का। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये जो है इक्वेशन, ये सॉल्व करने के लिए ये पता होना चाहिए, नहीं तो इसको मिडिल टर्म नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करके कर नहीं सकते हो। ठीक है, और अगर ये एमसीक्यू होता है, जिनका एमसीक्यू भी थोड़ा बहुत रहता है, अगर एमसीक्यू रहता है वहां पर टी का अलग अलग ऑप्शन रहता है तो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन पूरा लिख के जब करना है तो हमें सॉल्व करने आना चाहिए। तो ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसका पावर 2 होता है। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे मैथ्स का बात। ठीक है, फॉर्मूला ऐसे होता है कि अगर हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना हो, यानी यहाँ पर टी का वैल्यू, तो हम लोग श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि ये है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये क्वेश्चन आएगा और अगर तुम लोग को सॉल्व करना है तब ये यूज करो, अगर लगता है कि काफी टफ है तो स्किप करो। ठीक है, लेकिन हम करवा देते हैं एक बार। एक्स का वैल्यू ऐसे फाइंड आउट होगा ना, हम लोग टी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे होगा, उतना भी टफ नहीं है, सिंपल, तुम लोग चेक करके देख सकते हो। यहाँ पर a मतलब कितना होगा, इससे कंपेयर कर करके बताओ, एक्स स्क्वायर है, a मतलब इसके आगे जो
कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कितना है, ये वाला, ये क्या हो गया, तो यहाँ पर a का मतलब कितना हो जाएगा इस इक्वेशन में 0.03125। पहले आइडेंटिफाई कर लो a का मतलब क्या होगा, b का मतलब कितना हो जाएगा -3, क्योंकि b x होता है, ये देखो x के जगह t है, -3 क्योंकि ये प्लस फॉर्मेट में होता है, तो ये -3 b का वैल्यू, और c का वैल्यू 61.875। ठीक है, अब इसको यूज करते हैं, -b माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस फॉर्मूला लिख रहे हैं, देखो b² -4 इंटू a का मतलब ये देखो मैंने आइडेंटिफाई कर रखा है, इंटू c 61.875। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का मतलब 0.03125। बस इसको सॉल्व करना है, माइनस माइनस में +3 हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ ये हो गया 9 माइनस, अब ये मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 0.03125। ठीक है, ये 5 छूट गया मेरे से यहाँ, 5 इंटू 61.875, तो ये हो गया 7.7343 ऐसे आ रहा है। हम एक ही बार में ना 9 से माइनस भी कर लेते हैं, ठीक है, तो -9 कर देते हैं, जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, एक्चुअली इसलिए नेगेटिव आ रहा है क्योंकि मैंने पीछे 9 को माइनस किया है। हम ये प्लस माइनस साइन यूज करेंगे, तुम लोग भी कैलकुलेटर में कर सकते हो, तो ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, 1.2652625, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 इंटू 0.03125। ठीक है, तो ये आ गया 0.0625। ठीक है, अब आंसर कैसे कैलकुलेट होगा, अब ये देखो यहाँ पर हो गया, पहले ये कैलकुलेट कर लेते इसका रूट। ठीक है, 1 पॉइंट कितना था, 1.26 ऐसे कुछ था, 1.265625 ठीक है, और इस पे लगा देते हैं रूट, तो रूट करने पे आ गया 1.125। ठीक है, मतलब ओवरऑल डिजिट जो है वो उतना ज्यादा कुछ खराब नहीं आ रहा है, ठीक ही आ रहा है, बट हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। डिवाइडेड बाय 0.0625। ठीक है, ये आ रहा है। अब हम लोग को सॉल्व करना है, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, क्योंकि 3 प्लस माइनस दोनों होता है, तो 3 में अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.125 डिवाइडेड बाय 0.625। ठीक है, और 3 में एक बार माइनस करेंगे तो कितना आएगा चेक कर लेते हैं, -3 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -1.875। एक्चुअली माइनस नहीं होगा, वो मैंने बाद में -3 किया है इसी वजह से, डिवाइडेड बाय 0.625 डिवाइड कर लेते हैं, ये वाला तो लिखा हुआ है 0.625, देखो इसमें 3 आ गया। ठीक है, 0.625 नहीं, 0.625 था, सॉरी गलत लिख दिया, 1.875, हाँ जीरो था, 0.0625 था, ये आ जा रहा है 30। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 30, और यहाँ पर कितना आ रहा है 4.125, चेक करते हैं, 4.125 डिवाइडेड बाई 0.0625, 66 आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ गया टी का वैल्यू, टी मतलब टाइम टेकन। ठीक है, अब कौन सा आंसर हमारा होना चाहिए, लॉजिकली सोचो कि 30 होना चाहिए कि 66। चलो क्वेश्चन में चलते हैं, बोला था कि इन्होंने 40 आवर्स लिया और इनको बोनस भी मिला, इस लाइन को ध्यान में रख के बता सकते हो, फिर उसको उनको कितना टाइम दिया गया था 66 या 30, अगर बोनस मिला है तो टाइम बचाया होगा, अगर टाइम अलाउड ही 40 आवर्स है और बोनस भी मिला था तो टाइम टेकन कौन सा लेना चाहिए, 66 या 30? 30 लेंगे, क्योंकि तभी तो बोनस मिल सकता है। तो इसके लिए हमें एक नोट देना पड़ेगा नीचे, ठीक है, आंसर के नीचे हमें एक नोट देना पड़ेगा, एज एक्चुअल टाइम टेकन should be less than time allowed एज बोनस इज गिवन। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्चुअल टाइम कम ही लेना पड़ेगा वर्कर को, हो सकता है उसको 10, किसी ने 40 घंटा दिया था उसने 45 घंटे में काम पूरा किया, हो सकता है, लेकिन बोल तो रहा है बोनस दिया है, वो भी रो 1 में, तो टाइम बचाया है। एज एक्चुअल टाइम टेकन शुड बी लेस देन टाइम अलाउड एज बोनस गिवन, सो टाइम टेकन इज 30 आवर। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, किसी को अगर मैथ से बहुत डर लगता है
तो हम बोल सकते हैं कि फिर थोड़ा सा क्या करें, स्किप करना पड़ेगा क्योंकि कुछ कर नहीं सकते इसका सोल्यूशन, और इससे आसान तरीके से हो नहीं सकता है। एक फॉर्मूला है, ठीक है, अगर तुम लोग याद रखना चाहो तो याद रख के कर सकते हो। जो जिन लोगों ने कभी मैथ किया है उनको याद हो गया होगा, अगर फाउंडेशन भी किया है तो भी याद हो जाता है, ठीक है। और अगर फिर भी लगता है कि नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ो, और क्या मतलब, और तो कुछ कर नहीं सकते ना, बाकी तुम लोग एक बार कोशिश कर सकते हो, याद हो जाएगा, इतना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करें, ये वाला तुम लोग का 20 नंबर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर करते हैं, चलो 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, देखो इसमें बहुत सारा चीज है। बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरर इंट्रोड्यूस ए न्यू मशीनरी इनटू हिज फैक्ट्री। एक मैन्युफैक्चरर है, मतलब जो गुड्स मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं, उन्होंने नया मशीन लगाया अपने फैक्ट्री में, विद द रिजल्ट दैट प्रोडक्शन पर वर्कर इज इंक्रीज, ठीक है। उन्होंने नया मशीन क्यों लगाया है, देखो एक इंसान का पावर और एक मशीन के पावर में डिफरेंस होता है, ठीक है। मशीन जितना जल्दी काम करेगा, एक वर्कर मतलब बिना मशीन के उतना जल्दी काम नहीं कर सकता है। उन्होंने मशीन लगा दिया ताकि मशीन पे लोग जब काम करेंगे तो उनका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो प्रोडक्शन पर वर्कर उनका इंक्रीज हो जाए, ऐसा सोच के उन्होंने मशीन लगवा दिया। द वर्कर आर पेड बाय रिजल्ट्स एंड इट इज एग्रीड फॉर एवरी 2% इंक्रीज इन एवरेज इंडिविजुअल आउटपुट एंड इंक्रीज ऑफ 1% ऑन द रेट ऑफ वेजेस विल बी पेड। इस लाइन का मतलब समझो। बोल रहा है द वर्कर आर पेड बाय रिजल्ट्स, तो अब वर्कर को पेमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा आउटपुट जो है वो इंक्रीज हुआ है और वर्कर को भी हेल्प हुआ है, थ्रू मशीन वो काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पेमेंट का स्कीम बदला है। क्या बदला है, द वर्कर आर पेड बाय रिजल्ट एंड इट इज एग्रीड, और ये एग्री किया गया है कि फॉर एवरी 2% इंक्रीज इन एवरेज इंडिविजुअल आउटपुट, एक एक वर्कर एवरेज आउटपुट जो भी था उससे अगर 2% करके इंक्रीज करता है, मतलब पहले अगर कोई 100 यूनिट बना रहा था, प्रोडक्शन दे रहा था, अगर 102 देता है मतलब 2% बढ़ गया। अगर 102 प्रोडक्शन कर रहा है एवरेज में, तो इंक्रीज ऑफ 1% ऑन द रेट ऑफ वेजेस विल बी पेड, तो उसका वेजेस 1% बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर 100 रुपीज था तो 101 हो जाएगा, मतलब 2% आउटपुट इंक्रीज पे 1% वेजेस बढ़ जाएगा, ऐसा एक एग्रीमेंट किया गया है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ये सब तो सोचा गया है। At the time the machine is installed, the selling price of the product falls by 8 and 1/3%। जैसे ही मशीन को लगाया गया, जो प्रोडक्शन का काम चल रहा था उसके लिए जो प्रोडक्ट बन रहा था उसका मार्केट में सेलिंग प्राइस कम हो गया। हो सकता है कि डिमांड कम हो गया, कोई भी रीजन हो, सेलिंग प्राइस कम हो गया। अब देखो प्रॉब्लम, बिजनेसमैन का प्रॉब्लम देखो, उसने मशीन पे खर्चा किया, वर्कर को भी बोल दिया कि अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे 2% बढ़ाओगे तो 1% करके वेजेस रेट भी बढ़ा देंगे जो दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, अचानक से जिस चीज को ध्यान में रख के उन्होंने इतना सारा प्लानिंग किया और उस चीज का सेलिंग प्राइस ही कम गया। कितना कम हो गया, 8 and 1/3%, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सो द नेट सेविंग्स इन प्रोडक्शन कॉस्ट which would be required to offset the losses expected from the turnover and bonus paid to worker। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये लाइन का मतलब तभी समझ में आएगा। एक बार पहले बिजनेसमैन के हिसाब से सोचो कि उनका कौन कौन सा कॉस्ट बढ़ा और कौन सा कॉस्ट कम हुआ। बोल सकते हो क्या क्या खर्चा बढ़ गया मशीन लगाने के वजह से, कौन सा खर्चा बढ़ा, कौन सा खर्चा घटा, और प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाने के वजह से सेलिंग प्राइस उनका क्या कॉस्ट बढ़ा और क्या कॉस्ट घटा। बता सकते हो कि मशीन लगाने के वजह से क्या क्या चीज उनका इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ। मशीन लगाने के वजह से, मशीन का एडिशन करने के, हाँ बोलो, उनका लेबर कॉस्ट, हाँ बोलो बोलो। मैम सेलिंग प्राइस डिक्रीज हुआ। सेलिंग प्राइस मशीन लगाने की वजह से नहीं हुआ, सेलिंग प्राइस डिक्रीज हुआ क्योंकि मार्केट का कोई कंडीशन होगा, है ना। वो तो मशीन के लिए नहीं हुआ, वो अचानक से मार्केट के लिए हो गया, ठीक है। जब भी उन्होंने मशीन लगाया उसके बाद सेलिंग प्राइस कम हो गया, तो इसकी वजह से उनका लॉस हुआ। लॉस तो होगा ना, जितने में सेल कर रहे थे कम करे तो उनमें लॉस कम हुआ। लेकिन मैंने पूछा कि कॉस्ट में क्या चेंजेस हुआ मशीन लगाने की वजह से, पहले वो बताओ कॉस्ट किस वजह से इंक्रीज या डिक्रीज क्या हुआ। कॉस्ट देखो ना, कॉस्ट अगर लेबर को हम लोग ज्यादा पेमेंट करेंगे तो हम लोग का कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। लेबर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उससे हमारा कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलो।
यस मैम। बढ़ेगा क्योंकि हम लोगों ने वेजेस ज्यादा देने का बात कर दिया, तो मशीन लगाया, लेबर कॉस्ट तो बढ़ गया। इधर सेल क्या हो जाएगा, सेल कम होगा कि नहीं? पहले क्यों बोल रहे कम होगा? मान लो पहले 2 रुपए में जो चीज बिकता था अभी वो 1 रुपए में बिकेगा, तो पहले 10 यूनिट बेचने पे 20 रुपीज आता था, अब वही 10 यूनिट बेचने पे तो 20 रुपए, सॉरी 10 रुपए आएंगे। तो सेल कम होगा कि नहीं होगा? सेल वैल्यू बोलो, सेल वैल्यू कम होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर सेल प्राइस कम होता है तो सेल वैल्यू कम होगा। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि इधर कॉस्ट बढ़ा दिया और इधर जो है रेवेन्यू कम होना स्टार्ट हो गया। अब हमें देखना है कि नेट सेविंग्स इन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो रहा है। लेकिन सेविंग्स भी एक हो रहा है। क्या सेविंग्स हो रहा है पता है? लेबर कॉस्ट बढ़ गया सही है, लेकिन पहले एक लेबर को रख के जितना प्रोडक्शन हो रहा था अभी उसी लेबर को रख के प्रोडक्शन भी तो बढ़ रहा है। हमें ये जरूर दिख रहा है कि हम लोग लेबर को ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, बट प्रोडक्शन भी तो पहले से ज्यादा हो रहा है सेम टाइम पे, क्योंकि मशीन लगाया है। बोलो हो रहा है कि नहीं? और लेबर को तभी तो ज्यादा पेमेंट करेंगे अगर वो 2% मुझे ज्यादा प्रोडक्शन करके देगा। अगर नहीं करके देगा तो पुराना रेट पे ही मिलेगा, नए रेट पे तो नहीं मिलेगा। बोलो ये चीज समझ में आया कि कॉस्ट कब इंक्रीज होगा? क्या मेरा बात समझ में आया? हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा, देखो क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पर इसीलिए नेट सेविंग्स इन प्रोडक्शन कॉस्ट, ये वाला लैंग्वेज का मतलब क्या है? क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट में सेविंग्स भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिट ज्यादा बन रहा है सेम टाइम पे, और जब तक ज्यादा नहीं बनेगा तब तक ज्यादा वाला पेमेंट भी तो नहीं मिलेगा वर्कर को। तो ये चेक करेंगे कि कॉस्ट में क्या अल्टीमेटली कोई सेविंग्स हो रहा है। अगर हो रहा है उससे सेल प्राइस कम होने का जो लॉस है उसको ऑफसेट करो, ठीक है? मतलब उसके साथ उसको एडजस्ट करेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टर्नओवर एंड बोनस पेड टू वर्कर, ये देखो नेट सेविंग्स इन प्रोडक्शन कॉस्ट विच वुड बी रिक्वायर्ड टू ऑफसेट लॉसेस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टर्नओवर, क्योंकि टर्नओवर कम हो गया तो लॉसेस है, और बोनस दे रहा है वर्कर को, वो 2% ज्यादा अगर प्रोडक्शन करके देगा तो वो हमारे कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है। तो कैसे हम लोग अपने लॉस को ऑफसेट कर सकते हैं ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पर लेकिन लेबर का कोई मेथड ही यूज नहीं हो रहा है। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर ना तो हाल से है, ना रोवन है, ना कोई रूल्स है, ना कोई फॉर्मूला है। एक केस स्टडी जैसा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड। फर्स्ट पीरियड में मतलब मशीन लगाने के पहले 175 वर्कर काम करता था, ठीक है? और प्रोडक्शन हो रहा था 16,800। सेकेंड पीरियड में 125 वर्कर से 14,000 यूनिट बन रहा है। वेजेस पेड पहले था इतना और टोटल सेल्स पहले था इतना, ठीक है? ये बता दिया है फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड का मतलब यहाँ पर ये है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे? हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि मशीन लगाने से प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज आया है, वो चेक करेंगे। तभी तो पता चलेगा कि वेजेस हम लोग कितना ज्यादा देंगे, ठीक है? पहले ये चेक करेंगे कि हम लोगों का प्रोडक्शन बढ़ा है क्या, मशीन लगाने से कितना बढ़ा है, 2% इंक्रीज हो रहा है क्या? अगर होगा तभी तो वेजेस ज्यादा देंगे, तब तो पता चलेगा कि कॉस्ट कितना बढ़ा। तो पहले ये चेक करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 कि कितना यूनिट जो है प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स पर वर्कर, ठीक है? पीरियड 1 और यहाँ पर पीरियड 2। नंबर ऑफ पर यूनिट्स पर वर्कर, बोलो कैसे कैलकुलेट होगा? एक एक वर्कर कितना यूनिट बनाया है पीरियड 1 में और पीरियड 2 में, कैसे कैलकुलेट करोगे? इतना यूनिट बनाया है इतने वर्कर ने, इतना यूनिट बनाया इतने वर्कर ने, तो एक एक वर्कर ने कितना यूनिट बनाया है, बोलो कैसे कैलकुलेट होगा? बोलो, ये तो नॉर्मल चीज पूछा है। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस 16,800, इतने सारे यूनिट बनाए हैं कितने वर्कर ने? 175 वर्कर ने। 16,800 डिवाइडेड बाई 175। हाँ करेक्ट, 16,000 16,800 डिवाइडेड बाई 175, ठीक है? ये हो गया यूनिट, ये हो गया वर्कर, क्योंकि हम लोग क्या कैलकुलेट करें एक एक वर्कर का कितना है। हाँ बोलो कितना आ रहा है? 96। 96 पर यूनिट, एक वर्कर एक 96 यूनिट बना लेता है, ठीक है? अच्छा प्लान, सॉरी पीरियड 2, प्लान 2 बोल रहे हैं, इसमें भी वैसे ही लिखेंगे 14,000 यूनिट
डिवाइडेड बाय 125 वर्कर, तो बताओ कितना होगा? 112 112 112 पर यूनिट, ठीक है। एक एक वर्कर इतना यूनिट बना रहा है। तो ये मशीन लगने के पहले, ये मशीन लगने के बाद, भले ही अगर तुम लोग इसे रफली देखो तो तुम लोग को लगेगा 175 वर्कर 16,800 बना रहे, 14,000 वर्क सॉरी 175 वर्कर 16,800 बना रहे, 125 वर्कर 14,000। ऐसे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, हम लोग को एक एक यूनिट देखना पड़ेगा। तो मशीन लगने के पहले एक वर्कर 90, यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स पर वर्कर होगा ना, ये पर वर्कर, एक वर्कर 96 यूनिट बना रहा था, यहाँ पर एक वर्कर 112 यूनिट बना सक रहा है क्योंकि मशीन लग गया, ठीक है। तो क्या प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है? एक एक वर्कर का प्रोडक्शन यूनिट क्या बढ़ा है, ये बताओ। बढ़ा है कितना? इंक्रीज इन प्रोडक्शन पर वर्कर कितना हुआ है? एक एक वर्कर कितना ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहा है मशीन लगने के वजह से? 16 16 यूनिट ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। अब हमें बोला था 2% अगर इंक्रीज करेगा तब उनको क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा पेमेंट 1% करके मिलेगा। हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज कितना हो जाता है? 16 यूनिट बढ़ा है। कितने में 16 यूनिट बढ़ा है? 112 में या 96 में? बताओ कितने में 16 यूनिट बढ़ा है? 96 में, ठीक है। 96 में 16 बढ़ा है तभी तो 112 हुआ है। इंटू 100 परसेंटेज निकाल लो कितना होता है। 16 डिवाइडेड बाय 96 इंटू 100 कितना हो गया? 16.667। तो 16.67% इतना, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 एंड 2/3 होता है ये वाला। क्यों ऐसा लिखा पता है? यहाँ पर भी देखो 8 एंड 1/3 ऐसे करके लिखा था, तो मैंने जस्ट एट पर होने के लिए ऐसे लिख दिया। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो इतना हो गया है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, ठीक है। अब हम लोग को इतना कंफर्म हो गया कि मशीन लगने के वजह से वर्कर का प्रोडक्शन बढ़ा है, और वो भी कितना बढ़ा है? 16 एंड 2/3। और यहाँ पर जो एग्रीमेंट था वो था 2% इंक्रीज के लिए, एवरी 2% इंक्रीज के लिए 1% करके वेजेस बढ़ जाएगा। यहाँ तो 16 एंड 2/3% बढ़ चुका है एक एक वर्कर के थ्रू से, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि पहले वेजेस कितना दिया जाता था, अब वेजेस कितना दिया जाएगा। तो देखो, वेजेस इन पीरियड 1, ठीक है। पीरियड 1 में वेजेस कितना दिया गया था? 33,600, ठीक है। अच्छा, अगर मशीन नहीं लगता, सोचो अगर मशीन नहीं लगता तो वेजेस इन पीरियड 2 कितना होता? अगर हम लोग इतना यूनिट प्रोडक्शन करते, हम लोग कंपेयर करके देखेंगे ना कि वेजेस कितना बढ़ेगा। एक बार देखो तो समझ जाओगे कि क्यों हम ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पर वेजेस बता रखा है 33,600, ठीक है। लेकिन कितने यूनिट के लिए? 175 के लिए, ठीक है। अगर मशीन नहीं लगता तो 125 यूनिट जो मशीन लगने के बाद बना है, तो 125 यूनिट के लिए कितना वेजेस होता वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक बार, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा। वेजेस इन पीरियड 2 ऐसे हो जाएगा 33,600। क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि पीरियड 2 में तो 125 यूनिट बना है। अब हमारे पास वेजेस का कोई रेट है नहीं ना यहाँ पर कि उस पर 2% चेक करके हम लोग लगा दे, नहीं लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ से ही कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वेजेस पर रेट है ही नहीं कि हम लोग ये देख ले कि 125 यूनिट बनाने का कितना खर्चा होना चाहिए, या फिर सॉरी 14,000 यूनिट बनाने का कितना खर्चा होना चाहिए, या फिर 125 लेबर को कितना मिलेगा। कोई भी रेट अवेलेबल नहीं है। बस इतना बताया है कि 33,600 रुपीज पे किया गया है जब 175 वर्कर काम कर रहे थे, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखो, अगर 125 वर्कर काम करता है तो कितना वेजेस बनना चाहिए था पुराने सिस्टम से। तो देखो कितना वेजेस बनेगा, 33,600 डिवाइडेड बाई 175 इंटू 125, तो ये हो गया 24,000, ठीक है। ये हो गया 24,000। मतलब अगर वेजेस कुछ भी इंक्रीज नहीं होता, मतलब ये देखो, अगर ये चीज नहीं होता,
ये चीज अगर नहीं होता कि वेजेस बढ़ रहा है, तब 125 वर्कर को कितना वेजेस दिया जाता, उसके लिए मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। वेजेस इन पीरियड 2 इफ अप्लाइड प्रीवियस सिस्टम, प्रीवियस सिस्टम से अगर देखें तो 24,000 देना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या अभी हम लोग 24,000 ही देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग ज्यादा पेमेंट करेंगे, क्योंकि वर्कर ने इंक्रीज किया है प्रोडक्शन, और हर 2% इंक्रीज के लिए 1% वेजेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट होगा? तो इंक्रीज इन वेजेस कितना हो जाएगा, देखो इंक्रीज इन वेजेस, ठीक है। तो कैसे होगा? यूनिटरी मेथड के तरह सोचो, ये देखो 2% प्रोडक्शन बढ़ने से 1% वेजेस बढ़ेगा, ये हम नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है। 2% अगर ये हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, फॉर एवरी 2% इंक्रीज इन एवरेज इंडिविजुअल आउटपुट, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, 1% रेट ऑफ वेजेस बढ़ जाएगा। तो 1% ये क्या है? ये आउटपुट है। आउटपुट अगर 2% बढ़ेगा तो वेजेस कितना बढ़ेगा? 1%। तो आउटपुट अगर 1% बढ़ेगा तो वेजेस कितना बढ़ेगा? 1/2%। तो आउटपुट हम लोग का कितना परसेंट बढ़ा है? यहाँ पर देखो, आउटपुट हम लोग का कितना परसेंट बढ़ा है, बताओ अपने कॉपी से या फिर मेरे यहाँ से देख के बोलो, आउटपुट कितना परसेंट बढ़ा है एक एक वर्कर का? 16 एंड 2/3। देखो यहाँ पर कैलकुलेट किया ना, 16 एंड 2/3। तो 16 एंड 2/3% अगर आउटपुट बढ़ेगा तो वेजेस कितना बढ़ जाएगा? 1/2 इंटू 16 एंड 2/3% ओवरऑल, ठीक है। तो इसको इंटू करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर देख लो, ये आता है 16.66। तो ऐसे लिखेंगे, ये देखो 16.666। जब तक कैलकुलेटर लेगा लिखते जाना चाहिए ताकि तुम लोग को सही आंसर मिले, ठीक है। इंटू 1/2 यानी डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो ये हो गया 8.333, ठीक है। ये 8.333 हो गया, ऐसे 8.33%, ठीक है। अब 8.33% वेजेस बढ़ जाएगा, तो पहले वेजेस कितना मिल रहा था? 24,000, ठीक है। अब कितना मिलेगा? इसका 8.33% ज्यादा मिलेगा। तो 8.333 इंटू 24,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा? 100, क्योंकि मैंने परसेंटेज तो वहां पर दिया नहीं था। अब ये देखो 199 आ गया, मतलब कितना हो जाएगा? 199 का मतलब 2000, है ना। 199 का मतलब 2000 हो गया। एक्चुअली इसको अगर तुम लोग 8, जैसे मैंने बोला, ये देखो, ये अगर तुम लोग ऐसे नहीं लिखते हो 16.66, जब तक कैलकुलेटर में लेगा, अगर नहीं लिखते हो तो तुम लोग का ऐसा फिगर नहीं आएगा, ठीक है। वो अलग फिगर आ जाएगा। जैसे हम दिखा देते हैं, मान लो तुम लोग ऐसे लिख लिए 16.67, ठीक है। सोच रहे हो कि ऐसे ही लिख लेते, चलो ऐसे ही लिख लो 16.67 इन डिवाइडेड बाई 2। देखो डिवाइडेड बाई 2 यानी ये आ जाएगा, इंटू अगर इस पे करोगे 24,000 तो इसमें आंसर कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 100 कर लो तो ऐसे आंसर आएगा 2000.4, ठीक है। फिर तुम लोग सोचोगे 0.4 लेना है कि नहीं लेना है। तो जब भी चाहे अकाउंट्स करो चाहे कॉस्ट करो, कोई भी कैलकुलेशन करो, अगर ऐसा मतलब डिजिट है जो कि 0.33333 या फिर 0.343434 एक पैटर्न में चल रहा है, तो पूरा लिखना चाहिए जब तक कैलकुलेटर लेगा। तो वेजेस 2000 रुपीज बढ़ जाएगा, यानी टोटल वेजेस कितना हो जाएगा? ये तो हम लोगों ने इंक्रीज कैलकुलेट किया, तो टोटल वेजेस कितना हो जाएगा? पुराने मेथड से तो 24,000 वैसे भी मिलेगा वर्कर को, और प्रोडक्शन बढ़ाने के वजह से 2000 यानी 26,000 मिल रहा है टोटल वेजेस, ठीक है। फिर से एक बार समझा देते हैं, देखो क्या बोला था क्वेश्चन में। हम लोगों को 2 पीरियड दे दिया था, और एक मशीन इंस्टॉल करने के पहले, एक मशीन इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है। और वर्कर को ये बोला गया था कि प्रोडक्शन अगर बढ़ाओगे 2% प्रोडक्शन बढ़ाने पे 1% वेजेस मिलेगा। बाकी ये नीचे का बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग तो इसी बेसिस पे कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि मशीन लगाने के पहले एक एक वर्कर 96 यूनिट बनाता था, मशीन लगाने के बाद 112 यूनिट बना रहा है। तो प्रोडक्शन बढ़ा है डेफिनेटली 16 यूनिट, 16 यूनिट। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? परसेंट क्यों कैलकुलेट करें? क्योंकि वेजेस जो है परसेंटेज पे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, बढ़ा है कि घटा है। तो देखो एक एक वर्कर का इंक्रीज हो गया है, प्रोडक्शन का जो पैटर्न है 16 एंड 2/3%, ठीक है। अब पुराने मेथड से कितना पेमेंट होता था लेबर को? 33,600 175 वर्कर को दिया गया था, लेकिन सेकेंड पीरियड में तो 125 वर्कर को रखे हैं। तो पुराने सिस्टम से अगर चले तो इसी 125 वर्कर को हमें 24,000 देना चाहिए था, लेकिन
उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया है, बढ़ाने पे बोला गया है कि हर 2% इंक्रीज पे 1% वेजेस ज्यादा देंगे, तो 16 एंड 2/3% प्रोडक्शन इंक्रीज पे हम लोग 8.33% तक वेजेस ज्यादा देंगे। तो 24,000 मिलना चाहिए था पुराने मेथड से, अभी मिलेगा नए मेथड से और भी 2,000 ज्यादा, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ है मशीन लगने के बाद वो इतना हुआ है। इसका मतलब लेबर का खर्चा 26,000 हो जाता है, यानी 2,000 एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, अब आया नेक्स्ट पॉइंट यानी सेल वाला। ठीक है, सेल कम हो गया, मशीन लगाने के बाद सेल कम हो गया। अब इसमें सेल कम होने की वजह से लॉस है। यहाँ तो कॉस्ट बढ़ गया, कितना बढ़ गया, ये देखो 2,000 कॉस्ट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मशीन लगाया, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, और लेबर को जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस के हिसाब से इंक्रीज वेजेस देने के चक्कर में 2,000 का कॉस्ट ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा खर्चा बढ़ गया। नाउ हम लोग देखेंगे कि सेल्स का क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो सेल्स इन पीरियड 1, ये दे रखा है क्वेश्चन में, सेल्स इन पीरियड 1 है 75,600। ठीक है, 75,600 रुपीज का सेल है। अब सेल्स इन सेकेंड पीरियड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। 16,800 प्रोडक्शन करने का मतलब है कि इतने रुपए का सेल होना। तो अगर पुराने मेथड से ही चलते हैं तो 14,000 यूनिट बेचने का मतलब सेल वैल्यू कितना होगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड करो, देखो 75,600 डिवाइडेड बाय 16,800 इंटू 14,000, हम समझा देते हैं। ठीक है, हम समझा देते हैं। ये देखो यहाँ पर बोला है कि सेल वैल्यू है 75,600, कितना यूनिट बेच के 16,800 यूनिट, क्योंकि सेल के साथ तो यूनिट को ही कंपेयर कर सकते हैं कि मार्केट में 16,800 यूनिट बेच के 75,600 रुपीज का हमारा सेल हुआ है। सेल वैल्यू ये है नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, या फिर आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो एक यूनिट बेचने से कितना पैसा मिलता होगा, डिवाइड कर लो। ठीक है, ये देखो, तो 14,000 यूनिट अगर हम लोग बेच रहे हैं तो कम से कम पुराने सिस्टम से तो निकाल ले कि कितना सेल वैल्यू होना चाहिए था, अभी तो कम हो गया है। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट्स वाई मैंने ये किया अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सिस्टम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सिस्टम, जब सेल वैल्यू कम नहीं हुआ था। चेक करो 75,600 डिवाइडेड बाय 16,800 इंटू 14,000, 63,000 का सेल हो गया। ठीक है, सेल 63,000 होगा अगर हम लोग पुराने मेथड से चलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी सेल इतने में कर ही नहीं सकते, 14,000 यूनिट बेचने से 63,000 रुपीज हमें मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मशीन लगाने के बाद से ये देखा गया कि हमारा मार्केट में जो सेल प्राइस है वो 8.13% कम हो गया है, मतलब 14,000 यूनिट बेच के ये रिकवरी नहीं होगा, ये तो पुराने मेथड से है। ठीक है, तो डिक्रीज इन सेल वैल्यू कितना हो जाएगा, डिक्रीज इन सेल्स वैल्यू 63,000 नहीं मिलेगा, इससे कम मिलेगा। कितना? 8.13% कम मिलेगा। तो कैलकुलेट करते हैं कितना होगा। 8.13 का मतलब 8.3333 होगा। देखो 63,000 इंटू 8.3333, जब तक कैलकुलेटर लेगा तब तक हम लिखेंगे। ठीक है, परसेंट इक्वल, देखो एक राउंड में आंसर आया, अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो राउंड में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, 5250 रुपीज, 5250 मतलब इतना पैसा कम मिलेगा क्योंकि सेल प्राइस कम हो चुका है। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल सेल्स वैल्यू फॉर पीरियड 2 कितना हो जाएगा, 63,000 होना चाहिए था, बट कम होने के वजह से इतना वैल्यू कम हो जाएगा। तो आ जाएगा देखो -63,000। ठीक है, 57,750 ये हो गया। ठीक है, टोटल सेल वैल्यू इतना हो जाएगा। अब ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, इसका भी एक बार
रिकॉल करवा देते कैसे किया, जैसे इसको मैंने बताया। पहले देखो, पहले पीरियड 1 जो था, मशीन लगने के पहले सेल हुआ था 75,600 और ये कितना यूनिट बेच के हुआ था 16,800। तो अगर पुराने सिस्टम में ही चलते, मार्केट में सेल वैल्यू अगर कम नहीं होता तो 14,000 यूनिट बेच के हमें 63,000 मिल जाता। बट ये तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में एक प्रोडक्ट का सेल वैल्यू जो बेच रहे हैं वो 8 एंड 1/3% कम हो गया है। तो कितना कम हुआ, 5250, मतलब सेल करके 63,000 माइनस 5250 यानी 57,750 रुपीज ही मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग का टोटल लॉस क्या हुआ उसको ही ऑफसेट करना पड़ेगा। तो टोटल लॉस कहाँ कहाँ हुआ, टोटल लॉस हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन वेजेस, वेजेस बढ़ गया, एंड डिक्रीज या फिर रिडक्शन, डिक्रीज इन सेल्स। तो लॉस कितना कितना हुआ बोल सकते हो। देखो, वेजेस जो 24,000 में काम हो जाता, अभी वो क्या हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ उसके वजह से वो 2,000 ज्यादा हो गया, तो लॉस यहाँ पर कितना हो रहा है 2,000। अगर हम लोग मशीन नहीं लगाते तो फिर हमें कितना देना पड़ता, 24,000 ही देना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का मशीन लगाने के बाद एक तो वेजेस का 2,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ हमारा सेल वैल्यू कितने से कम हो गया है, 5,250 से कम हो गया है। इसका मतलब अभी हम लोग का करेंटली जो बिजनेस का सिचुएशन है वहां पर 7,250 का लॉस चल रहा है। ठीक है, तो अगर हमें लॉस को रिकवर करना है तो हमें कितने सेविंग से इसे ऑफसेट करना पड़ेगा। तो देखो, टू ऑफसेट द लॉस, द सेविंग इन अदर, बाकी चीजों में हमें एटलीस्ट इतना सेविंग्स तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, कैसे सेविंग्स करेंगे, देखना पड़ेगा कि किसी भी तरह से कोई भी कॉस्ट अगर हम लोग रिड्यूस कर पाते हैं तो इतना एटलीस्ट 7,250 का हमें सेविंग्स दूसरे किसी सेक्टर में करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर ये लॉस हो जाएगा, इस सिचुएशन में लॉस अराइज कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लेकिन मतलब थोड़ा सा भी कोई मेथड ओरिएंटेड नहीं था, पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल केस स्टडी के तरह था। ठीक है, जिसको हमें लॉजिक लगा के सॉल्व करना था, यहाँ पर कोई भी लेबर का मेथड फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, एक मिनट, जैम बोर्ड खत्म हो गया, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग क्या सीखेंगे, नेक्स्ट हम लोग आज सीखेंगे, क्वेश्चन तो बहुत सारा किया, बीच में और भी एक दो हमारे पास पॉइंट बाकी है, वो डिस्कस करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन भी हम लोग धीरे धीरे करेंगे। एक होता है बर्थ प्लान। ठीक है, जैसे हम लोगों ने हेल से किया, रोवन किया, ठीक है, हेल से किया, रोवन किया, मेरिक किया, इमर्सन किया, ठीक है, उसी तरह से बर्थ प्लान भी होता है। बर्थ प्लान में कैसे वेजेस दिया जाता है, देखो यहाँ पर वेजेस, इससे लेकिन एक चीज बता देते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता, अगर थियोरिटिकल पूछ ले तो इसे, इसीलिए हम थोड़ा कंसेप्ट समझा देते हैं, थ्योरी में आ जाए तो तुम लोग लिख लेना। ठीक है, तो वेजेस कितना होगा, वेजेस का मतलब हो जाता है वेजेस रेट पर आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर इनटू मैम एक्चुअल आवर। बी है बी आई बी आई, एच ये ए ही होता है शायद, या ए होता है, स्पेलिंग क्या होता है एक्चुअली मुझे भी याद नहीं आ रहा है। मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तुम लोग, ये बी ए ही होता है। ठीक है, इनका नाम है, ये बी ए ही है। ठीक है, ये बी ए ही होगा। ठीक है, स्पेलिंग बी ए ही होगा। तो यहाँ पर मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन, मुझे तो लग रहा है बी ए ही होता है, फिर भी तुम लोग अपने अपने मैट में एक बार देख सकते हो या फिर हम बता देंगे। ठीक है, ये बी ए ही होना चाहिए। अच्छा, बता देंगे नेक्स्ट दिन। ठीक है, ए होगा कि आई होगा। तो वेजेस देखो, वेजेस कैसे दिया जाता है, वेजेस रेट पर आवर इंटू स्टैंडर्ड आवर इंटू एक्चुअल आवर, ये है स्टैंडर्ड आवर इंटू एक्चुअल आवर। अब इस मेथड को समझते हैं, चलो इस मेथड को समझते हैं कुछ केस स्टडीज के साथ। पहला केस 1, ठीक है, केस 1 में लिखते हैं वेजेस इक्वल टू, मान लो वेजेस रेट है ₹10 पर आवर। ठीक है, और
कोई एक वर्कर को टाइम दिया गया है काम करने के लिए, सपोज यहाँ पर लिख देते हैं 8 आवर, ठीक है, स्टैंडर्ड आवर दिया गया है 8, और उसने टाइम लिया है कितना लिखे यहाँ पर, यहाँ पर टाइम लिखे कितना करने से रूट, अगर हम लोग यहाँ पर 12 लिख लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, 1 मिनट देख लेते हैं। पॉइंट में ही आ रहा है 12। अच्छा, अगर 11 लिखेंगे तो 88 आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो लिख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 10 कर देते हैं, ये 10 कर देते हैं, चलो ये 10 कर देते हैं, और यहाँ पर मैंने कर दिया 16, ठीक है, 16 कर दिया। फिर भी पॉइंट ही आएगा, छोड़ो कोई बात नहीं, चलो। तो अभी इंस्टेंट तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बिना पॉइंट के सॉल्व, कोई बात नहीं, पॉइंट हम लोग देख लेंगे, कैलकुलेटर तो है ना हमारे पास। तो वेजेस देखो, ₹10 पर आवर इनटू, ये कैलकुलेट करके बताओ कितना हो रहा है, 160 का रूट, तो ₹10 इंटू 160 का रूट कर लेते हैं। देखो ये पॉइंट में आ जाएगा, एक्चुअली हम पॉइंट को अवॉइड करना चाह रहे थे, कोई बात नहीं। 12 पॉइंट आ रहा है, कैलकुलेटर तो है, यूज कर लेते, 12.64, ठीक है। तो 12.64 है, इसको हम लोग 13 कर लेते हैं, ठीक है, 13 कर लेते हैं। तो ये आ गया, रूट करने के बाद आया, ठीक है, 13, तो 13 इंटू 10 130 हो गया। अभी नहीं समझ में आएगा, 3 केस लिखेंगे तभी समझ में आएगा। तो अगर एक वर्कर को वेज रेट बोला गया है 10 रुपीज करके देंगे, और वो वर्कर को टाइम दिया गया था 10 घंटा काम करने के लिए, लेकिन उसने 16 घंटे में काम पूरा किया, ठीक है। ये मान लो स्टैंडर्ड आवर दे रखा था 10, और उसने एक्चुअली टाइम लिया 16 आवर्स, उसको वेजेस मिला 130। नेक्स्ट केस देखो, ठीक है, एक वर्कर है जिसको 10 रुपीज पर आवर करके देंगे बोले हैं, और उसका स्टैंडर्ड टाइम मैंने रखा है 10 आवर ही, ठीक है, लेकिन उसने एक्चुअली 9 आवर लिया, ठीक है, एक्चुअली 9 आवर्स लिया, तो उसका वेजेस कितना हो जाएगा, ₹10 पर आवर इंटू √90। अब ये कितना होता है देख लो, ये भी पॉइंट में ही आ जाएगा, 9.48 आ रहा है, 9.48, ठीक है। तो 10 इंटू 9.48, तो हम एक बार इसको जस्ट 10 कर लेते हैं, वैसे 10 नहीं होगा, 9.48 है, लेकिन मतलब राउंड में आंसर के लिए हम इसको एक बार 10 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ₹100, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, अब मुझे ये बताओ कि जिसको मैंने 10 घंटा काम करने के लिए दिया है, ठीक है, ये 2 वर्कर है, ठीक है, ये 2 वर्कर है, इनको बोला भाई 10-10 घंटे टाइम मिलेगा, काम कंप्लीट करो। इसने 16 घंटे में कंप्लीट किया, इसने 9 घंटे में कर दिया, और ये जाते टाइम ले जा रहा है 130 रुपीज, और ये जाते टाइम ले जा रहा है 100 रुपीज। बोलो क्या ये बात सही हुआ, क्या ये सही हुआ, सोच के देखो, कि 10 घंटे में काम कंप्लीट करने के लिए दिया था, अब इसने किया 16 घंटे में, ठीक है, और इसने किया 9 घंटे में, फिर भी ये 130 रुपए लेके जा रहा है, ये 100 रुपए लेके जा रहा है, क्या ये सही है, बोलो, मतलब तुम लोग बोलो, क्या ये बात सही है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। फिर ये मेहनत, इसका क्या फायदा, इसने टाइम बचाया ना, ये क्या है, ये एफिशिएंट नहीं है, इसका एफिशिएंसी क्या है, इसका एफिशिएंसी कम है, ठीक है, एटलीस्ट 100% से तो कम ही है, ठीक है। और इसका एफिशिएंसी कैसा है, इसका एफिशिएंसी है ग्रेटर देन 100%, ठीक है, बोल सकते हैं। तो इसका मतलब फिर ये प्लान का फायदा क्या है, तो फिर ये प्लान का फायदा क्या है, ये जो बर्थ प्लान है इसका बेनिफिट क्या है, फिर इस ये जो इन्होंने फॉर्मूला निकाल रखा है इसका बेनिफिट क्या है। इसका देखो, ये तो एक ड्रॉबैक है, दिख रहा है, क्योंकि जो टाइम बचाएगा उसको कम पैसा मिलेगा, और जो टाइम ज्यादा लेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो फिर ये प्लान कहां पर यूज करें, उन वर्कर के लिए यूज करेंगे जो नए हैं, ठीक है। सोचो, कोई भी चीज पहले बार सीखते हो उसमें जो टाइम लगता है, जब जितना तुम लोग का एफिशिएंसी बढ़ता जाएगा, ठीक है, उतना तुम लोग मतलब जितना नॉलेज कोई चीज में ज्यादा होगा, एफिशिएंसी उतना बढ़ जाएगा। जैसे पहले बचपन में ABCD, ए से जेड लिखने में दिमाग खराब हो जाता था, ए लिखने में ही लोग पागल हो जाते थे कि कैसे करके ए लिखे, ठीक है।
सोचो। लेकिन आज अगर तुम लोगों को एक पूरा सेंटेंस लिखने बोले, तुम लोग कितना इजीली लिख देते हो। जैसे वेजेस, ठीक है, वेजेस लिखो, लेकिन यही चीज अगर बचपन में बोला जाता कि वेजेस लिखो, सोचते रह जाते कि क्या लिखना है, डब्ल्यू के बाद ई ए क्या लिखना है, ठीक है। तो वही चीज होता है कि हम लोग जितना सीखते हैं हम लोग का एफिशिएंसी उतना बढ़ जाता है, लेकिन उसके पहले एफिशिएंसी कम रहता है। तो इसका मतलब ये प्लान उस जगह पे एप्लीकेबल होना चाहिए जहां पर नए वर्कर है या अनस्किल्ड वर्कर है। किनको गिवन टाइम से ज्यादा लग सकता है, जो नए हैं या फिर जिनके पास स्किल नहीं है। अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं स्किल वाला और उनके पास स्किल नहीं है, मतलब अनस्किल्ड वर्कर को टाइम लग सकता है, तो उस जगह पे ये यूजफुल होगा, ठीक है। तो बर्थ प्लान का नोट लिख लो कि कब ये यूजफुल होगा। इसका जो है थ्योरी ही आ सकता है, प्रैक्टिकल नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बर्थ प्लान इज यूजफुल where we have unskilled labor having efficiency लेस देन 100%, ठीक है। जो वर्कर एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, अगर कोई अपने काम में एफिशिएंट नहीं है तो उसको अनस्किल्ड बोल सकते हैं ना कि तुम्हारा स्किल उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो 100% से कम एफिशिएंट है। एंड फॉर बिगिनर्स और फ्रेशर्स, जो फ्रेशर्स हैं whose efficiency इज लेस देन 100%, ठीक है। अगर कोई फ्रेशर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो इस पे जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि उनके पास अभी भी वो स्किल नहीं बना है कि वो जल्दी जल्दी कर ले, तो उनको ज्यादा टाइम लगेगा। तो कोई बिगिनर है या फ्रेशर्स है तो उनको इस मेथड से दिया जा सकता है। और अगर कोई अनस्किल्ड है या फिर जिसका एफिशिएंसी बहुत ही खराब है तो उसको हम लोग इस तरह से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट बाकी था, तो ये मैंने बता दिया बर्थ प्लान का, ठीक है। बाकी इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसका थ्योरी ही अगर आए तो आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप बोनस, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल भी होता है। ग्रुप बोनस देखो कैसे होगा। ग्रुप बोनस स्कीम, ठीक है। तो ग्रुप बोनस स्कीम मतलब ग्रुप में जब बोनस दिया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप बोनस स्कीम, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करना है। सपोज उस टास्क का नाम है जॉब एक्स, ठीक है। हमें जॉब एक्स परफॉर्म करना है, ठीक है। और जॉब एक्स का सपोज स्टैंडर्ड आउटपुट है 100 यूनिट, ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट है 100 यूनिट। तो अगर जॉब एक्स कंप्लीट हो जाता है तो उससे स्टैंडर्ड आउटपुट 100 यूनिट आ सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस हो जाता है ना। जरूरी थोड़ी ना है कि जितना स्टैंडर्ड सोचे थे उतना ही एक्चुअली होगा। जैसे तुम लोग जितना सोचे हो पढ़ोगे, मान लो आज सोचे हो कि हम 2 घंटा कॉस्ट पढ़ेंगे, जरूरी है 2 से ज्यादा भी पढ़ सकते हो, कम भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वही हो गया, स्टैंडर्ड आउटपुट 100 यूनिट होगा अगर जॉब एक्स कंप्लीट हो जाता है। अब जॉब एक्स कैसे कंप्लीट हो रहा है वो भी देखो। जॉब एक्स कंप्लीट जो हो रहा है उसके लिए 3 प्रोसेस, मान लो 4 प्रोसेस, ठीक है। 4 प्रोसेस है। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस 4, मान लो ये जॉब एक्स फिनिश गुड्स, तभी जैसे कोई भी एक काम करते हैं तो उसका एक इनपुट होता है, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है, ठीक है। तो इनपुट से लेके आउटपुट तक जाने तक हमारा 4 प्रोसेस हो सकता है। ऐसा मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 4 प्रोसेस में ये काम कंप्लीट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं। ये प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मान लो 3 लोग हैं। यहाँ पर 3 लोग हैं जो कि प्रोसेस 2 में काम कर रहे हैं। प्रोसेस 3 में मान लो एक ही जन है, ठीक है। प्रोसेस 3 में मान लो एक ही जन है, एक जन है, ठीक है। और प्रोसेस 4 में सपोज 2 जन है, ठीक है। सपोज 2 जन है। तो
ये जो है इनका नाम भी दे देते, चलो इनका एक एक नाम भी रख देते हैं, ए वर्कर, बी वर्कर, सी, डी, ई, ये एफ, ये जी और ये एच। ये लोग काम कर रहे हैं ताकि जॉब एक्स कंप्लीट हो जाए। और ये प्रोसेस 1 पे काम कर रहे हैं वर्कर ए बी, प्रोसेस 2 पे सी डी ई, प्रोसेस 3 पे एफ और प्रोसेस 4 पे जी एच। अब ये जॉब एक्स जो है वो कोई अकेला नहीं परफॉर्म कर रहा है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ए और बी मिलके कर रहा है या सी और डी मिलके कर रहा है या फिर एफ कर रहा है या जी एच कर रहा है। हम लोग बोलेंगे ये काम तभी फिनिश्ड हो सकता है कि अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच ग्रुप में मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, तभी ये काम कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 लोग, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8 पीपल वर्क टुगेदर टू फिनिश, या फिर फॉर फिनिश्ड गुड्स, ऐसे लिख दो, फॉर फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स के लिए ये सब मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखो ग्रुप बोनस स्कीम, ठीक है। अब इनको बोनस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो नॉर्मली बोनस क्यों दिया जाता है, बोनस किसी को क्यों दिया जाता है, अगर कोई एफिशिएंट होता है तभी उसको बोनस दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग बोनस देंगे तो किस बेसिस पे देंगे, पे बोनस अकॉर्डिंग टू किसके एफिशिएंसी के ऊपर देंगे। अब एफिशिएंसी टाइम के हिसाब से भी हो सकता है, टाइम बचा लिया तो बोनस दो, यानी हाल से रो 1, ठीक है। या फिर ज्यादा आउटपुट किया तो बोनस दो, वो भी हो सकता है। तो वो हो जाता है एमर्सन मेरी की ये सब में। तो मुझे ये बोलो कि अगर यहाँ पर बोनस दिया जाएगा तो एफिशिएंसी किसका देखा जाएगा, एक एक वर्कर का या सभी का, बोलो एफिशिएंसी किसका देखा जाएगा, एक एक वर्कर का या सभी का एफिशिएंसी देखना पड़ेगा, ग्रुप एफिशिएंसी देखना पड़ेगा, बोलो। ग्रुप में देखा होगा। ग्रुप efficiency, में, ग्रुप एफिशिएंसी, जैसे मान लो मैंने तुम लोग को एक क्वेश्चन दिया और सबको इंडिविजुअली सॉल्व करने के लिए बोला, तो फिर जिसने जितना अच्छा सॉल्व किया है वो उसका एफिशिएंसी। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन दिया और बोला कि तुम लोग सब मिलके डिस्कस करके सॉल्व करो, तो उसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि इंडिविजुअली किसका क्या एफिशिएंसी है, वो तो हम एज अ मतलब एसेस नहीं कर सकते। तो मुझे ग्रुप एफिशिएंसी बताना पड़ेगा कि हाँ अच्छा ग्रुप में तुम लोगों ने अच्छा काम किया, बट तुम लोगों ने इंडिविजुअली कैसा काम किया उसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो मुझे अगर अच्छा बोलना है तो ग्रुप में सभी को बोलना है, चाहे किसी ने कितना भी मेहनत किया हो। वैसे यहाँ पर भी प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, किसमें कितना मेहनत लगा है नहीं लगा है वो बात का बात है। लेकिन हम लोग तो ये आइडेंटिफाई कर नहीं सकते, तो हमें क्या देना पड़ेगा, बोनस पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ग्रुप एफिशिएंसी, ठीक है। ग्रुप एफिशिएंसी के हिसाब से यहाँ पर बोनस देना पड़ेगा, इसीलिए इस सिस्टम का नाम क्या है, ग्रुप बोनस स्कीम, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, कैसे बोनस देंगे, यहाँ पर क्या एफिशिएंसी देखा जाएगा, टाइम या आउटपुट। यहाँ पर एक्चुअली एफिशिएंसी का पैरामीटर है आउटपुट। जैसे मैंने पहले ही यहाँ पर बोल रखा था, स्टैंडर्ड आउटपुट है 100 यूनिट, ठीक है। हम लोगों ने सोचा था 100 यूनिट हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, प्रोसेस में पहले दिया जाता है इनपुट, ठीक है। सपोज यहाँ पर इनपुट दिया गया, इनपुट मान लो दिया गया है 100 यूनिट ही दिया गया है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, मान लो 100 यूनिट दिया गया। और प्रोसेस 2 में भी कितना आया, मतलब प्रोसेस 1 से देखो प्रोसेस 1 में इनपुट दिया तो प्रोसेस 1 का कुछ एक आउटपुट आएगा, जो आउटपुट आएगा ना प्रोसेस 1 का, वो क्या हो जाएगा, प्रोसेस 2 का इनपुट। ये देखो हम यहाँ पर ऐसे करके लिख लिख देते, ठीक है। इसका इनपुट, यहाँ पर जो आउटपुट आया इसका इनपुट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये वाला ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि सीक्वेंस में चल रहा है ना, फिर यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते हुए मान लो आउटपुट आ गया, आउटपुट आ गया फॉर एग्जाम्पल, पहले हम यहाँ पर लिखते हैं 100 यूनिट ही आ गया, या फिर मान लो आ गया 90 यूनिट, ठीक है, 3 केस अलग अलग कर रहे हैं, या फिर आ गया 110 यूनिट। मुझे बोलो कौन से केस में बोनस मिलना चाहिए, स्टैंडर्ड आउटपुट था 100 यूनिट, ठीक है, और इन्होंने हाँ बोलो 110। 110, इसके लिए बोनस मिलेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं बोनस, यहाँ मिलेगा, यहाँ बोनस मिलेगा नहीं, यहाँ मिलेगा, ये तो कम है पता चल रहा है, यहाँ मिलेगा,
नो मैम। नहीं, अगर 100 ही बोला है, 100 ही प्रोड्यूस किए, एक्स्ट्रा कुछ दिए नहीं, तो फिर कैसे बोनस मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पर बोनस मिलेगा। तो पैरामीटर क्या हो गया बोनस देने का? एक टाइम सेव होता है, एक इंक्रीज्ड आउटपुट होता है। तो यहाँ पर ग्रुप बोनस स्कीम में पैरामीटर होता है कि नंबर ऑफ आउटपुट, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स ज्यादा होने से, स्टैंडर्ड से, तो हम लोग बोनस दे देंगे ग्रुप में वर्कर लोगों को, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, कैसे करके आउटपुट दिया जाएगा? by comparing standard। मैम ये एफिशिएंसी का मतलब कोई फॉर्मूला होता है? एफिशिएंसी फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला तो सभी चीज है, लेकिन प्रैक्टिकली ना होता है। जैसे इसका अगर एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे तो वो फॉर्मूला बन जाएगा। नॉर्मली फॉर्मूला जो होता है वो तुम लोग खुद भी बोल सकते हो। जैसे बोलो, यहाँ पर एफिशिएंसी तो एक ही जगह पे है, तो एफिशिएंसी कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ बोलो, फॉर्मूला वैसे ही बन जाएगा। 100 यूनिट की जगह 110 यूनिट हुआ, बोलो एक्स्ट्रा कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ? 10 यूनिट। 10 यूनिट, बोलो समझ में आया? 10 यूनिट हुआ ना। एफिशिएंसी का फॉर्मूला पूछ रहे हो ना, हम फॉर्मूला ही बता रहे हैं कि फॉर्मूला जो है वो कंसेप्ट से ही आता है। तो कंसेप्ट क्या होता है फॉर्मूला का, अभी फॉर्मूला भी देख लोगे। 100 यूनिट की जगह अगर 110 यूनिट बनाए तो 10 यूनिट एक्स्ट्रा बनाए, आउट ऑफ कितना यूनिट 10 यूनिट एक्स्ट्रा हुआ ये बताओ? 100 में 10 ज्यादा किया या फिर 110 में 10 ज्यादा किया? 100 में। 100 में, तो नीचे 100 आ जाएगा। जैसे तुम लोग मार्क्स कैलकुलेट करते हो ना, किसी को 20 मार्क्स का टेस्ट लिया, उसको मिला 15, तो नीचे क्या रहेगा? 20। आउट ऑफ 20 बोलते हो ना, तो आउट ऑफ नीचे ये हो जाएगा, बेस ये है, तो इनटू 100। तो अब कितना परसेंट एफिशिएंट है, कैसे कैलकुलेट करोगे? 10%, है ना। 10% एफिशिएंसी दिखाया। फॉर्मूला क्या बनता है? ये क्या है? ये है इंक्रीज जो वैल्यू हुआ, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया? जितना एक्चुअल आउटपुट था, सॉरी जो स्टैंडर्ड आउटपुट था। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यही फॉर्मूला हो जाएगा कि हम लोगों ने कितना यूनिट एक्स्ट्रा किया। बाकी एफिशिएंसी का अलग अलग फॉर्मूला होता है, जैसे एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100 करने से, ये देखो ऐसे करके हो जाता है, 110 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, यानी 110% एफिशिएंट है। देखो फॉर्मूला कैसे बना, अगर एफिशिएंसी का फॉर्मूला तुम लोग देखोगे, कोई भी जगह पे देख सकते हो, एफिशिएंसी का फॉर्मूला ऐसे होता है, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। वो मैंने यहाँ पर लगा दिया, लगाने से कितना आया? 110%। तो तुम लोग सोच सकते हो मैम आपका तो यहाँ पर 110% नहीं आया, लेकिन मुझे बताओ कि 110% एफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? कितना एफिशिएंट है? 110% का मतलब कितना एफिशिएंट है? क्या एक्स्ट्रा 10% है, क्या एक्स्ट्रा 110% है? ये बताओ मुझे कि अगर कोई एक्स्ट्रा 10। एफिशिएंट 10%, तो वही हो गया ना। बात बात एक ही है, कंसेप्ट एक ही है, लेकिन फॉर्मूला वाइज चलोगे तो 110%। 110% मतलब टोटल थोड़ी ना 110%। 100 में 10% एफिशिएंट है, 110 में 10% एफिशिएंट, और 100 नॉर्मल, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा, ठीक है। अब इसको तुम लोग फॉर्मूला में भी चाहो तो कर सकते हो। तो जब भी तुम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे तो बोलोगे 10% ही ना ज्यादा है ना। अब अगर तुम लोग इसके हिसाब से कोई भी वेजेस कैलकुलेट करोगे, तो अगर मान लो कि 110% दे रहे हो, तो डायरेक्ट 110 अगर लगाओगे तो सेम आंसर आएगा। और अगर 10% करके, जैसे मान लो अगर इस 110% एफिशिएंसी के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से अगर दे रहे हो, तो 10 रुपए मिलेगा, और 10 रुपए का 10% ज्यादा मिलेगा मेरे मेथड से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 रुपए का 10%, 10 इंटू 10%, तो ये होता है 1 रुपया, ठीक है। 1 रुपया होता है, तो ये देखो 11 रुपीज। अब इसी चीज को जब तुम लोग 10 रुपए का 110% करोगे तो भी डायरेक्ट 11 आएगा, चेक करो। 10 रुपए का 110% कर लो, ये देखो 11 आ गया, ठीक है। तो दोनों तरह से ही सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे इस चीज को समझते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब ही एक ही होता है, ओवरऑल कंक्लूजन एक ही होता है, कैसे भी करो, लेकिन कंसेप्ट तो समझना पड़ेगा ना। यहाँ हम लोगों ने दिखाया कि 10% ज्यादा है, लेकिन वो 100 से ज्यादा है तभी ना एफिशिएंट है, मतलब ओवरऑल कितना हो जाएगा? एक्स्ट्रा 10%, 110%, ठीक है, यहाँ पर निकल रहा है। बाकी दोनों में से ही अगर वेजेस कैलकुलेट करोगे आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट ये हो गया। बाकी फॉर्मूला ऐसा मिलेगा, अगर कहीं भी देखोगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला जो है वो कंसेप्ट से ही आया है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट को।
ठीक है, जैसे मैंने दिखाया अभी अभी स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर करेंगे और हम लोग बोनस देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बोनस का जो है, बोनस का दो मेथड होता है। ठीक है, एक है, नाम है प्रिस्टमैन प्रोडक्शन बोनस। ठीक है, और एक नाम है जो कि है कॉस्ट एफिशिएंसी ग्रुप बोनस। दो तरह से दिया जा सकता है, कॉस्ट एफिशिएंसी बोनस, लेकिन इसमें और भी 3 नाम है जो कि जरूरत नहीं है, एक बार जस्ट लिखवा देते हैं, लेकिन है नहीं सिलेबस में, है नहीं। ठीक है, नैनबुश जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसे ही बोल दे रहे हैं, कैनलन और ब्रूकर प्लान। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है, इतना हम बोल सकते हैं, ये जरूरी नहीं, ये होगा, ये चाहिए हमें। ठीक है, प्रिस्टमैन बोनस प्लान। ठीक है, तो इसका एक कंसेप्ट समझा देते हैं, बस इतना तक ही आज करेंगे, क्योंकि तब हमारा ग्रुप बोनस जो है कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो जो मेथड हमें सीखना है वो एक बार देख लेते हैं, प्रिस्टमैन प्रोडक्शन बोनस प्लान, ये कैसे होता है एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं, नेक्स्ट दिन क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल देखो, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट है सपोज 50 यूनिट कोई भी एक टास्क का। ठीक है, और एक्चुअल आउटपुट है उसी टास्क का 60 यूनिट हुआ है। ठीक है, और नॉर्मल वेज रेट है, नॉर्मल वेज रेट है सपोज ₹10 पर यूनिट। ठीक है, अब क्योंकि ये मेथड ग्रुप बोनस का है, ये मेथड ग्रुप बोनस का है, तो इसका मतलब ये ग्रुप परफॉर्मेंस का ही बात हो रहा है कि स्टैंडर्ड 50 यूनिट था बट एक्चुअली 60 यूनिट परफॉर्मेंस के हिसाब से दिखा, नॉर्मल वेज रेट ₹10 था, तो टोटल वेजेस कितना दिया जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो एफिशिएंट है क्योंकि 50 यूनिट के जगह 60 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है, तो ग्रुप में जो काम हुआ है वो एफिशिएंटली काम हुआ है, तो बोनस मिलना चाहिए। तो टोटल वेजेस में क्या क्या आ जाएगा, नॉर्मल वेजेस आ जाएगा प्लस बोनस आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट होगा, देखो नॉर्मल वेजेस मतलब क्या होता है, जितना आउटपुट मिला है, ठीक है, जितना आउटपुट प्रोडक्शन हुआ है इनटू जितना रेट है 10 पर यूनिट। ठीक है, और यहाँ पर बोनस का क्या रूल्स है, बोनस का रूल्स ये है कि कितना यूनिट एक्स्ट्रा बनाया, 10 यूनिट। ठीक है, एक्सेस कितना हुआ, 10 यूनिट एक्सेस हुआ, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 50 यूनिट, 50 यूनिट में 10 यूनिट एक्स्ट्रा बना लिया इनटू 100, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी क्या है, क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंसी के बेसिस पे दिया जाएगा, स्टैंडर्ड और एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर करके एफिशिएंसी चेक करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी पता चल गया, जितना एफिशिएंट है उसके ऊपर हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर कितना, नॉर्मल वेज रेट यानी ₹10, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया ₹600। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 10/50, ये तो 20 और 10 है ना, 200, नहीं 600 हो रहा है शायद, 400 200, हाँ 600 200 800 800। ठीक है, ये हो जाएगा पैटर्न। तो देखो जो कंसेप्ट सीखा उसी से मैंने पैटर्न दिखाया कि बोनस कैसे देना है, कितना हम लोग एफिशिएंट है, मतलब ग्रुप कितना एफिशिएंटली काम किया है, तो ग्रुप 20% एफिशिएंटली काम किया है, इसको कैलकुलेट करने से ही पता चलेगा, 20 हो जाएगा, और 20% के लिए कितना मिलेगा, नॉर्मल वेज रेट पे उतना एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो 20 इंटू 10 तो 200 यानी ₹800 का बोनस मिलेगा। ठीक है, तो ये ग्रुप ग्रुप बोनस इस मेथड से ऐसे करके कैलकुलेट किया जाएगा। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, इस पे क्वेश्चंस है, जब हम लोग नेक्स्ट दिन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब बता देंगे। ठीक है, तुम लोग अगर ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 19 ऐसा है, हम एक बार चेक कर लेते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन ही ऐसा है। ठीक है, ये देखो 19 नंबर क्वेश्चन ग्रुप बोनस का है शायद, नहीं 19 नहीं, तो 16 होगा। 16, हाँ 16 वाला है ये, 10 मैन वर्क एज ए ग्रुप। तुम लोग ये चाहो तो ट्राई कर सकते हो तुम लोगों से होगा कि नहीं वो तो पता नहीं मुझे। ठीक है, लेकिन
कंसेप्ट यही अप्लाई होगा, इतना बोल सकते हैं, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन मतलब ये होमवर्क दे देते हैं ग्रुप बोनस का, ठीक है, ये ग्रुप बोनस का होमवर्क दे देते हैं। बाकी पीडीएफ सभी के साथ शेयर किया हुआ है, अगर किसी के साथ शेयर किया हुआ नहीं हम कर देंगे। बाकी तुम लोग का एक काम रहेगा कि जो जो क्वेश्चन हो गया ना उसको एक बार नोट डाउन कर लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मुझे बता दो कि कौन कौन सा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जैसे जैसे पढ़ा है उसके हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन करवाया है। तो जो भी बचा हुआ है उसका एक नोट डाउन कर लो, ताकि नेक्स्ट दिन हम लोग देख पाए कि कौन सा हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, दोनों पीडीएफ से, ठीक है, दोनों पीडीएफ से। तो अभी तक जितना भी हुआ है उसका एक पॉइंट आउट जरूर कर लो, हम नेक्स्ट दिन पूछेंगे कौन कौन सा हुआ है और मुझे क्या क्या करवाना है वो भी करवा देंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।